दोस्तों, क्या आप लोग भी कर रहे हैं तैयारी सीए प्रिपरेशन के लिए, वो भी नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए? तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि अनअकैडमी लेकर है एक स्पेशल बैच जिसका नाम है वार्म अप बैच। दोस्तों, इस वार्म अप बैच के अंदर वो आपको नवंबर 2021 के लिए तैयारी करवाएंगे सीए इंटर के लिए। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है वो वार्म अप बैच जो कि नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए होगा और एक्सक्लूसिवली लाइव बैच है, वो भी सीए इंटर एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें सारे के सारे आपके लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होंगी, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स या टॉप फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे और इनके अनलिमिटेड वॉच टाइम है। मतलब किसी भी वीडियो को आप 1 मिनट 2 मिनट, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि कितनी भी बार आप देख सकते हो। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरेंस है, जैसे आपका डाउट होगा ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। हर हफ्ता मतलब वीकली क्विजेस होते हैं और टेस्ट रखे जाते हैं जिनसे आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके और आप सुधारा जाता है। और एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे के सारे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो सारे के सारे सब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन है। सीएसीएस अंशुल अग्रवाल सर हैं और आपके सीए अलीना राइज मैम है, सीएसीएस श्रेया राठी सर हैं और सीए विक्रम बयानी सर हैं। ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको इस सीरीज के अंदर पढ़ाने वाले। दोस्तों, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। दोस्तों, कोशिश करो इसी साल आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि जैसे अगला साल स्टार्ट होगा इनके सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो क्यों आप एक्स्ट्रा पे करोगे सेम चीज के। तो कोशिश करो इसी साल आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। और अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप एक रेफरल कोड यूज करिए। वो रेफरल कोड है, कैपिटल में लिखेंगे EEH 10। जैसे आप EEH 10 डालेंगे आपको एडिशनल 10% का इनके सभी कोर्सेज पर क्या मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोशिश करो कि ये इंफॉर्मेशन अपने सभी के सभी दोस्तों और सभी से भी रिलेटिव से शेयर कर लो, क्या पता किसी को इससे फायदा मिल जाए, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। तो फर्दर डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले अपने पास रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, बस एक स्टोरी की तरह समझना, चैप्टर पूरा ग्रिप में आ जाएगा। क्या क्या चीजें याद करनी है सब चीज मैं आपको बताऊंगा और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के दरमियान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट, एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, हमारी इंडिया को डेवलप तब माना जाएगा जिस दिन हमारे गांव डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि देखो शहर जो है वो अपने आप में डेवलप हो चुके हैं या हो जाएंगे, क्योंकि नो डाउट उस पर फोकस बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बट फोकस कहां नहीं किया जाता, दैट इज रूरल एरियाज। क्योंकि हम रूरल एरियाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं ये देखकर कि वहां तो कोई ज्यादा प्रोविजंस है नहीं जो हमें कोई पकड़ेगा। अब देखो इंडिया के अंदर क्या है, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर आप बिना हेलमेट के जाओगे, बिना पोल्यूशन के जाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। तो आप हमेशा अलर्ट रहोगे कि हमेशा आप वेल अप टू डेट होकर ही रोड पर जाएं। बट गांव की बात करते हैं, गांव में क्या कोई हेलमेट लगाता है? नहीं लगाता। क्या गांव में कोई सब चीज लेकर चलता है? हाँ, लेकर चलते हैं नो डाउट, बट इतना कोई कंपलसरी नहीं है ना। वहां पे कोई रेड लाइट वगैरह जैसे कोई सीन सपाटे हैं। रीजन है कि वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रखा उतना जितना होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे महात्मा गांधी ने यही बात बोली कि देखो देश तो हमारा आजाद हो गया 1947 में, लेकिन आज भी हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हमें रूरल एरिया पे फोकस करना ही पड़ेगा। और ये बात सच है, जिस दिन रूरल एरिया हमारा डेवलप हो जाएगा, समझ जाना हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो किसान आंदोलन आप देख रहे हो ना आजकल जो चल रहा है, ये किसान भाई हमारे क्यों परेशान है? क्योंकि इन्हें अपनी बेची गई चीजों की रकम नहीं मिल पा रही है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि हम आपकी रकम को फिक्स कर दें। मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर मैं लेकर बैठता हूं तो एक पूरी सेपरेट क्लास बन सकती है इसके ऊपर। बट मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किसान ही खुश नहीं है तो बताओ हम सब कैसे खुश हो सकते हैं? अब आप कहोगे सर हमें क्या फर्क पड़ता है, किसान नहीं है तो हम क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी किसान कल को गेहूं देना बंद कर दे, राशन की दुकान पर गेहूं नहीं आएंगे। अभी आपने देखा भी हो राशन की दुकान पर गेहूं ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। नंबर 2, अगर ये लोग गेहूं नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, तो ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह सारे बंद हो रहे हैं, क्योंकि पिज्जा भी जो बनता है ना वो गेहूं से ही बनता है। आई बात समझे? तो तुम ये मत समझना कि किसान को नेग्लेक्ट करके तुम अपनी इकोनॉमी चला लोगे। तो आंसर इज नो। और किसान कहां रहता है? रूरल एरियाज में। तो रूरल एरिया को डेवलप करना हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हमारे लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखना।
बात आई समझे। तो आज के इस चैप्टर में हम रूरल एरिया या रूरल डेवलपमेंट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। याद रखना इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो महात्मा गांधी ने किया था, जो फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। उन्होंने इस पर बहुत फोकस किया कि क्या ऐसा करें कि रूरल एरिया को हम डेवलप कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वही लिखा हुआ है रूरल डेवलपमेंट, इट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया। ये वो एक्शन प्लान के बारे में बताता है जो रूरल एरिया को डेवलप करने में यूज किया जाता है। और इट ऑल्सो रेफर टू कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। ये एक सोशियो और इकोनॉमिक प्रोसेस है, मतलब सोशल इकोनॉमिक्स भी है और ये आपकी मेन इकोनॉमिक्स भी है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना सीखते हैं और साथ में सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, इस तरीके से काम करते हैं। तो यही कहा गया है कि ये जो है ना रूरल डेवलपमेंट ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, जिसमें हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके चलते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे एक रूरल एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं रूरल डेवलपमेंट। अगर दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ नहीं आए ना तो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, कोई अगर आपसे पूछे रूरल डेवलपमेंट क्या होती है तो सीधा बोल देना कि गांव में रहने वाले लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गांव में रहने वाले लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो उनकी ज़रूरत की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी जाए तो इस पूरी प्रक्रिया को नाम देते हैं रूरल डेवलपमेंट। सर क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, सैनिटेशन और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर फाइनेंस फैसिलिटी फॉर द फार्मर्स। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम रूरल एरियाज में कर दें तो इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट हो गया। अब हम ना पता है इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें होंगी, राइट। नाउ द पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आखिर अगर हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं, स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दोस्तों इसको समझने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर को भी किसने बनाया, भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? सर ऑब्वियस सी बात है इंसान ने बनाया। आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देखते हो, इनका जो डिज़ाइन है, इनमें क्या मटेरियल लगना है, कैसे ये भूकंपरोधी बनेंगे, ये सब किसने बनाया? सर इंसान ने बनाया। सर नहीं, मशीनों ने बनाया। अबे नालायकों, मशीन भी तो इंसानों ने बनाई है। आप मेरी बात को समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है, माइक लगाया है, ये वॉच पहन रखी है, लाइटनिंग कर रखी है, कैमरा कर रखा है, व्हाइट बोर्ड कर रखा है, मार्कर कर रखा है, टेबल लैंप जो भी है, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर हमें गांव पे फोकस करना है, गांव को सुधारना है, रूरल डेवलपमेंट करनी है तो उसमें रहने वाले इंसानों को सुधार दो, गांव अपने आप सुधर जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये ह्यूमन स्किल्स को बढ़ा दो, ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, तो अल्टीमेटली उनकी स्किल से, उनकी एक्सपर्टीज से, उनके काम करने तरीके से गांव अपने आप सुधर जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो याद रखना ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो वही लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रॉपर अटेंशन ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन। पढ़े लिखों की संख्या को बढ़ाओ, जो प्रॉपर एजुकेशन है उसको स्प्रेड करो। दोस्तों इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो ना तो कोई स्पॉन्सरशिप की गई है और ना ही मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करके बोलूँ हाँ ये अच्छी है। मैं तो क्या करता हूँ, कुछ पार्टी को मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरी पार्टी का मुझे कुछ और सेगमेंट अच्छा लगता है। हाइब्रिड सिस्टम पसंद है मुझे, तो एक पार्टी का सब कुछ पसंद ही नहीं है। तो बात करते हैं बीजेपी और आपकी आम आदमी पार्टी की। दोस्तों जो मैंने अपने आप खुद ऑब्जर्व किया वो क्या किया, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हमारे दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की है। तो मैंने खुद ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी उससे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत क्या थी और आज की डेट में हालत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। स्कूल्स में टीचर नहीं आते थे और प्रॉपर बैठने की फैसिलिटी नहीं थी, मच्छर लग रहे, कहीं कुछ लग रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने पुराने पोस्ट ऑफिस में बैठ के पढ़ाई करवाई जा रही हो। बट आजकल के जो हमारे स्कूल्स बने हैं ना दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स, भाई वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे, और प्राइवेट स्कूल वाले परेशान हो गए अरविंद केजरीवाल से।
रीज़न है कि अब हर जो प्राइवेट स्कूल का बंदा है ना वो भी गवर्नमेंट में आके पढ़ना चाहता है। रीज़न प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वो भी कितने रुपए में, 20 रुपए 30 रुपए महीने की स्कूल में, मतलब महीने की फीस है 20 से 30 रुपए, और आप आके पूरे एयर कंडीशनर में बैठो, प्रॉपर आपको वेल एजुकेटेड टीचर्स पढ़ाएंगे। अब भाई प्राइवेट स्कूल में तो वही टीचर पढ़ाते हैं ना जो जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट नहीं हो पाता। मुझे पता है कई सारे टीचर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन हकीकत तो यही है भाई, जो सच्चाई है ना मैं तो वो बोलता हूँ। आपने क्या गवर्नमेंट में ट्राई नहीं किया होगा? नहीं किया तो बात अलग है, किया तो होगा ना, नहीं हो पाया तभी तो प्राइवेट में पढ़ाते हो ना। प्राइवेट में कौन पढ़ाना चाहता है बताओ? हर बंदा टीचर बन के गवर्नमेंट में ही तो जाना चाहता है। तो जितने अच्छे अच्छे टीचर होते हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चा क्यों पढ़ेगा? वो भाग के गवर्नमेंट स्कूल में, जब उसे सारी फैसिलिटी प्राइवेट वाली गवर्नमेंट में मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया ना, उन्होंने पता है कि फोकस ये नहीं किया कि हम ना अच्छी अच्छी रोडें बना दे, ये कर दे। उन्होंने फोकस किस पे किया जानते हो? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे। उन्होंने कहा अगर हम अपनी जनता को ना पढ़ा लिखा बना देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद अपने आप इस लायक बन जाएगी कि डेवलपमेंट कर दे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। और ये बात सच है। उन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे। देखो सरकार कोई भी नियम बना सकती है बट उस पर अमल तो हम लोगों को करना है। अब उन्होंने इतने अच्छे स्कूल्स बना दिए, वाटर पार्क बना दिए, स्कूल के अंदर भैया स्विमिंग पूल सीखने के लिए, घुड़सवारी सीखने के लिए हर चीज अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। कितने रुपए? 20 रुपए फीस के हिसाब से, पर महीने के हिसाब से। अब बताओ ऐसे में अगर हम ही लोग ना पढ़े तो भाई सरकार के दिमाग में थोड़ी घुस के पढ़ाई की नहीं बेटा पढ़ो ही पढ़ो। गवर्नमेंट तो आपको फैसिलिटी दे दी, अब आप उसको कैसे यूज करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, तो आपके ऊपर है। तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्कूल्स को सुधारा। उन्होंने फोकस किया जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, उन्होंने फोकस किया स्कूल्स पर, उन्होंने फोकस किया स्किल्स प्रोग्राम पर। यानी इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन को डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि ह्यूमन डेवलप होगा तो अल्टीमेटली सारी चीजें डेवलप हो ही जाएंगी। इंसान की सोच जो है ना वो बहुत जरूरी है एक देश के बदलाव में। समझ लो बात को? ये सारी चीजें तो मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पहले था और ये आज है, तो मुझे लगा बताना जरूरी है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट मत डालना कि आप कहो कि नहीं आप तो केजरीवाल के समर्थन में। नहीं, मुझे कई सारी बातें केजरीवाल की नहीं पसंद है और कई सारी चीजें अच्छी लगती हैं। बात समझ लो? तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पर्टिकुलरली एक पार्टी को समर्थन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको स्किल्ड बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो वही लिखा है प्रॉपर अटेंशन दी जानी चाहिए पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन सिस्टम पे इंप्रूव करना चाहिए स्किल और डेवलपमेंट और उनकी हेल्थ। इसके लिए एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का सबसे बेस्ट फिट बैठता है, बिकॉज वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, वो खुद भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात वो खुद इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं। तो उन्हें पता है कि किन किन जगहों पर लूप होल्स होते हैं, तो उन लूप होल्स को सुधारा जाए। आप बस इसलिए एक देश के मुख्यमंत्री का भी ना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक होता है आप उस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो जो पहले से ही मुख्यमंत्री बनते चले गए, एक आ रही है कि आप अपने दम पे बन रहे हो। अरविंद केजरीवाल अपने दम पे बनाए ही, मतलब आप जानते हो ना उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह ये एमपी एमएलए के होते हैं ना, इन सब के एग्जाम होने चाहिए। जब एक चपरासी का भी एग्जाम होता है डी ग्रेड का, आप बैंक में भी जॉब लेना चाहते हो एसएससी क्लर्क का एग्जाम होता है, ऑफिसर बनना चाहते हो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ता है। तो भाई इतने बड़े पद के लिए मुख्यमंत्री के लिए आपकी सिर्फ आप बिना उसके आप कैसे हो रहे हो, उसके लिए भी प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। यही हमारे इंडिया का सबसे बेकार सिस्टम है कि बस आपकी सत्ता में कितनी पावर है उसके हिसाब से आपको टिकट मिलती है, नॉलेज क्या है उसके हिसाब से मिलती है। और मैं ये बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है 29 राज्यों में सिर्फ अरविंद केजरीवाल मुझे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। लगते क्या वो हैं भी, इस वजह से दिल्ली की जो रूपरेखा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अभी कोरोना वायरस के टाइम पर हमारी इंडिया की जो इकॉनमी, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, खाली इंडिया की नहीं पूरी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट डाउनफॉल में आ गई है। लेकिन बहुत जल्दी रिवाइव करने वाले स्टेट में दिल्ली नंबर 1 पे है। दिल्ली ने, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, दिल्ली ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन के बाद जैसे अनलॉक हुआ वैसे ही जीडीपी का सबसे हाई ग्रोथ रेट जो है वो दिल्ली का है। बिकॉज दिल्ली में मतलब कहते हैं ना कि पॉलिसी मेकर ही जब बंदा बढ़िया होगा तो सारी चीज़ें बढ़िया बन जाएंगी। तो कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज पर डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप गाँव को डेवलप करना चाहते हो, वहाँ की जनता को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गांव के अंदर लोगों को आप पढ़ा लिखा दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर अच्छे स्कूल बनाओ, प्रॉपर हॉस्पिटल बनाओ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी करो। अब ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करो, इसमें मोदी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने हर घर में शौचालय बनाया, ये उनका नियम बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से पॉइंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट पर फोकस किया, बहुत बढ़िया। अब देखो बीजेपी की भी बात करो, ऐसी बात नहीं कि खाली एक ही पार्टी को पकड़ के लेकर चलूंगा, नहीं। मोदी ने सफाई अभियान स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया अभियान था ये। आप बात समझो, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो वही है इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन मतलब सिंचाई के साधन, क्रेडिट मतलब किसान भाई लोग उधार लेने के लिए आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे।
मार्केटिंग, पहले किसान को कैसे उधार मिल रहा है उस पर फोकस करो, फिर उसको कैसे प्रोडक्ट बेचना है मार्केटिंग पे फोकस करो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन सब पर। बेटर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और एग्रीकल्चर रिसर्च पर बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ कि किसानों को बताया जाना चाहिए कि वो कौन सी फसल किस टाइम उगाए और कितनी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड्स डालें जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। ये कौन बताएगा? एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर ये बता दोगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो आपने भी क्या सीखा? अगर हमें गांव का विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास करो? इंसानों का। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल और इकोनॉमिक होता है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इसीलिए कहता हूँ चैप्टर को लिंकेज में चलते रहा करो, बीच में से चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको याद होगा जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था अपने पास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ था हमारे किसान भाइयों का कॉलोनियल पीरियड में। तब जमींदारी सिस्टम चलती थी, रैयतवाड़ी सिस्टम चलती थी, महलवाड़ी सिस्टम चलती थी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब देश आज़ाद हो तो उन्होंने भैया लैंड रिफॉर्म किया। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म का मतलब है उन्होंने जमींदार से जो लैंड थी वो छीन ली और वो लैंडलेस फार्मर्स को क्या कर दी? अलॉट कर दी। आपको याद आ रहा है? इससे क्या हुआ कि कई सारे अराउंड 4 लाख फार्मर्स को उनकी अपनी जमीन मिल गई। इसके जिनके पास लैंड सीलिंग सिस्टम था, जिसके ज़्यादा लैंड थी, उससे वो लैंड लेकर किसी लैंडलेस फार्मर को दे देते थे। इससे इक्वालिटी बनी गई। तो अगर आप लैंड रिफॉर्म करोगे तो रूरल एरिया डेवलप हो ही जाएगा। आप बात समझो? तो पहला पॉइंट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। अगर किसी भी जमीन पर कोई भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रिमूव किया जाए, तब आप गांव को सुधार सकते हो। हमने इसके लिए जमींदारी सिस्टम को रिमूव किया, ये पॉइंट याद रखना। नंबर 2, लैंड ऑफ टिलर। जो लोग किसी दूसरे की लैंड पर काम करते हैं, कोशिश करो कि वो खुद अपनी लैंड खरीदे और वो उस पर काम करना शुरू करे, क्योंकि रेंट वाली लैंड पे काम करने का घाटा ये होता है कि उसको रेंट देना पड़ जाता है और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसके लिए आप एग्जांपल याद कर लो, HYV सीड्स। ये जितने बोलो ना एग्जांपल, ये लिखने हैं आपको, याद क्या मतलब है, लिख लो, ठीक है। HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। क्लियर है? नंबर 4, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, भूल मत जाना टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं। बताओ, पहला पॉइंट, लोगों को सुधारो, लोगों को एजुकेटेड करो। दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। तीसरा पॉइंट, लैंड रिफॉर्म करो। चौथा पॉइंट, पॉवर्टी को रिमूव करो। ये रहा 4th पॉइंट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ाया था, इससे पहले के पहले वाला चैप्टर, तो मैंने आपको उसमें कई सारे प्रोग्राम कराए थे। याद है? 12 प्रोग्रामों की स्लाइड दी थी मैंने आपको। उसकी PDF फाइल भी नीचे डाउनलोड कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में आके। वो जो मैंने आपको 12 प्रोग्राम बताए थे, याद है? मनरेगा प्रोग्राम बताया था, प्रधानमंत्री रोजगार विकास योजना बताया था, कई सारे प्रोग्राम्स बताए थे। वो सारे प्रोग्राम किस पर बेस्ड थे? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि पॉवर्टी को दूर कैसे, क्योंकि जब बंदा एम्प्लॉयड होगा तो गरीबी रेखा से वो अपने आप पुअर से नॉन पुअर बन जाएगा। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है, टेकिंग स्टेप टू इंप्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर फोकस करना पड़ेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने 12 प्रोग्राम चलाए। कहने को 12 है, लेकिन उसके अंदर में कई सारे फर्दर और प्रोग्राम्स आ जाते हैं। पॉवर्टी वाला चैप्टर देख लेना ध्यान से। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हमें अपने पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव मतलब जैसे फार्मर्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज फार्मिंग। मान लो किसी टाइम फार्मिंग ढंग से नहीं हो पाई तो बेचारे रह जाएंगे, फिर वो कहीं से उधार लेंगे, फिर वो उधार के ट्रैप में फंस जाएंगे। तो भाई किसान भाई ऐसे क्यों कर रहे हो यार? आप एक काम करो ना, आप गाय गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इनको खरीद लो। इनको खरीद के इनका दूध निकाल के बेचो, दही बना के, मक्खन बना के। तो कल को अगर एग्रीकल्चर से आपको प्रोडक्टिव इनकम नहीं होती है तो कम से कम साइड बाई साइड आपकी पैसिव इनकम तो होती रहेगी। तो हर इंसान को अपनी पैसिव इनकम रखनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो खाली जॉब से पैसा नहीं कमाओ, आप एक साइड बाई साइड इनकम रखो कि कल को अगर इनकेस जॉब छूट गई 1-2 महीने के लिए तो आपकी दूसरी इनकम से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती रहे। यही काम किसानों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। किसान के मतलब हर किसी के लिए होता है, क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट पर रहे तो हम किसान पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो यही बात हमने किसानों को समझाई कि भाई आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे मत रहो, एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे फिशिंग हो गया, आपकी डेयरी फार्मिंग हो, वैसे अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जस्ट अभी हिंट दे रहा हूँ आपको, इन पर भी फोकस करो। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इट इनहांस द अदर देन फार्मिंग एक्टिविटी। आप इनहांस करो सिर्फ फार्मिंग को नहीं, उसके अलावा की जो एक्टिविटीज़ हैं। आई बात समझे? तो अब आप आ जाओ इधर मेरे साथ साथ पढ़ो। अगर हमें रूरल एरिया को डेवलप करना है तो वो कौन से 5 पॉइंट है जिन पे फोकस करना है? सर सबसे पहले इंसान पे फोकस करना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, पहला हो गया।
दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब इंसान होगा खाली उससे काम नहीं चलेगा, उसके पास रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाए, सोशियो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3 बोलो लैंड रिफॉर्म, क्योंकि भाई रूरल एरियाज में क्या होगा, एग्रीकल्चर होती है, इसलिए लैंड रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। नंबर 4 बोलो, नंबर 4 क्या था, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना, एलिवेशन, सॉरी वो तो अगला था, ये वाला था प्रोडक्टिव रिसोर्स इस्तेमाल करना। और पांचवा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। अगर हमने इन 5 कामों को कर दिया तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी और जो हमारा रूरल एरियाज है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं चैप्टर के अंदर किस तरीके से रूरल एरियाज को हम डेवलप कर पाए, बिकॉज महात्मा गांधी ने भी कहा था कि रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आया है, कंक्लूजन ये निकल आया, सो द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रूरल एरिया एंड रूरल पीपल आर डेवलप्ड। साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरे पॉइंट से ये समझ आ रहा है कि अगर हमें देश को डेवलप करना है तो अपने रूरल एरिया में रहने वाले लोग और उनकी जगह दोनों को ही डेवलप करना पड़ेगा। सो द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव, और तब जाके हमारी इंडिया जो है वो उस सोने की चिड़िया को या कह लो उस मुकाम तक पहुंच सकती है जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहती है। तो रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, साइड हो नोट करो, फिर हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें गांव को डेवलप करना है यानी रूरल डेवलपमेंट करनी है तो किस तरीके से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए कि वो अपनी डेवलपमेंट को आगे कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि रूरल एरियाज में कौन रहते हैं, ज़्यादातर फार्मर्स रहते हैं। फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता है किस चीज़ की होती है, पैसों की होती है, यानी क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम वाकई में रियलिटी के अंदर रूरल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी लोग जानते हैं फाइनेंस की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए हमारी इंडिया में कई सारी बैंक्स खोली गई, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई। तो यही सारी चर्चा अब हम करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग है हमारी रूरल क्रेडिट, कि रूरल एरियाज में क्रेडिट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो रूरल क्रेडिट क्या है ये तो आपको समझ आया, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी वो सुनो। देखो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 6 महीने 8 महीने फार्मिंग करते हैं, सीड्स लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, यानी पहले 8 महीने वो दबा के खर्चा करते हैं। बाद में जब फसल की कटाई होती है और बेचा जाता है तब उनको कोई रेवेन्यू की कलेक्शन होती है। ये बताओ वो इंसान घर कैसे चलाएगा अपना, जो 8 महीने पहले पैसा लगाएगा फिर 9वें महीने उसे पैसा मिलेगा। सोचो, तो उसे 8 महीने के लिए कुछ तो उधार चाहिए ना कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए रूरल क्रेडिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि फार्मिंग जो होती है ना वो एक बार बेची जाती है बट करनी साल भर पड़ती है, पैसा साल भर लगाना पड़ता है, रेवेन्यू कलेक्शन सिर्फ एक बार होती है, वो भी कोई इतनी मोटी रकम नहीं मिलती है। तो रूरल क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो, in agriculture farmer are in strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of money। farmers को रूरल क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ये फसल में पैसा लग रहा है वो लगातार लग रहा है, लेकिन जब रियलाइजेशन होगी तो काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें वो पैसा मिलेगा। उस बीच उन्हें खर्चे चलाने के लिए उन्हें रूरल क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रूरल क्रेडिट के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स नहीं बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग रूरल क्रेडिट को कितने टाइप में बांटा गया है, वही हेडिंग हमारी। रूरल क्रेडिट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होती है, जैसे फार्मर्स अगर उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो वो कहते हैं भैया हमें सीड्स चाहिए, हमें इंसेक्टिसाइड चाहिए, हमें पेस्टिसाइड चाहिए ताकि हम अपनी फसल में वो चीज़ लगा पाएँ, और छोटा मोटा लोन चाहिए, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं बल्कि 6 से 12 महीने तक का लोन चाहिए। तो ऐसे लोन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड लोन। तो वही लिखा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट में क्या आता है, परचेज ऑफ इनपुट्स में जैसे रॉ मटेरियल आ गया, सीड्स आ गए, तो वही लिखा है सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अपने कुछ खर्चे चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंस के लिए उनके लिए भी लोन लिया जाता है। लोन का पीरियड होता है 6 से 12 महीने का केवल, और ऐसे लोन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दूसरा मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन में क्या होता है, वो कहते हैं हमें कोई मशीन खरीदनी है, हमें कोई इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए हमें लोन की ज़रूरत है, जिस लोन की अवधि 1 से 5 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए, 1 से 5 साल के लिए होती है। और या फिर हमें कुआं खुदवाना है, डिगिंग ऑफ वेल मतलब कुआं खुदवाना है, समझ लो ना, तो इसके लिए अगर लोन लेते हैं तो उसे बोलते हैं मीडियम टर्म लोन। फिर लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में क्या होता है कि हमें एक और लैंड खरीदनी है, समझ रहे हो, फार्मिंग करने के लिए, या एग्जिस्टिंग लैंड में ही सुधार करने जिससे उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, आउटपुट ज़्यादा निकल के आए, तो ये होता है लॉन्ग टर्म लोन, जो कि जनरली 5 से 20 साल के लिए होता है। तो वह लिखा है लॉन्ग टर्म लोन। परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, कोई एडिशनल लैंड हमें खरीदनी है, या कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, अपनी उसी एग्जिस्टिंग लैंड में ही कुछ हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जिससे हमें दूसरी जमीन खरीदने की जरूरत ना पड़े। जनरली ये लोन का जो पीरियड है वो 5 से 20 साल के लिए होता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो आपने क्या सीखा कि शॉर्ट टर्म लोन
सीड्स वगैरह यानी इनपुट्स खरीदने के लिए लिया जाता है, जो कि 6 से 12 महीने का होता है। मीडियम टर्म लोन हम कोई इक्विपमेंट या कोई मशीन खरीदने के लिए करते हैं, जिस लोन की अवधि 1 से 5 साल के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म लोन होती है 5 से 20 साल के लिए, जिसमें हम कोई लैंड खरीदते हैं या एग्जिस्टिंग लैंड को ही इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो बताओ 3 कैटेगरी क्या क्या होगी? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। बोलो इतना समझ आया? ओके, नाउ द पॉइंट अराइजेस कि अब हमारे इंडिया के अंदर जब फार्मिंग के लिए फार्मर्स लोन लेने के लिए आता है तो उसके पास कितने सोर्स होते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। देखो एक बात बताऊं, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं सीधा बैंक में नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूं, अपने घर में पैसे मांगूंगा किसी से या अपने फ्रेंड से उधार मांगूंगा। फ्रेंड ने मना कर दिया तो अपनी दूसरा कोई दूर का फ्रेंड है उससे मांगूंगा, या कोई अमीर ज़्यादा है मैं उससे पैसा मांगूंगा। यही होगा ना, इसे बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब ये कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है कि आपकी जान पहचान है, आपने लोन ले लिया। तो वही फार्मर लोग करते हैं। फार्मर सीधा बैंक पर नहीं आते, फार्मर पहले क्या करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का सहारा लेते हैं, जिसमें आपके लैंडलॉर्ड्स आ गए, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, आपके विलेज के ट्रेडर हो गए, जो आपसे आपकी फसल खरीदते हैं, तो होते हैं ना लाला टाइप के लोग, उनसे पैसे ले लिए। या मनी लेंडर्स हो गए, जो मनी उधार देने का ही काम करते हैं, बदले में गिरवी में कुछ रखवा लेते हैं। आपके रिलेटिव्स हो गए और कमीशन एजेंट हो गए। तो ये वो लोग होते हैं जिनसे हम सबसे पहले पैसे मांगते हैं। जब इनसे नहीं हो पाता तब हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स थोड़ा सा माथापच्ची वाला काम होता है, इतनी आसानी से उधार नहीं मिलता है यहाँ पर, बट मिल जाता है। बट वही ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत सारी करनी पड़ती है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमें उतना लोन नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सुधारने के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस खोले। अब वो कौन कौन से, वो सुनो। देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्रेडिट सोसाइटी बनाई बेसिकली फार्मर्स के लिए, कि फार्मर को कल को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो हमारे पास आए और हमसे लोन ले। और इन लोगों से लोन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोटा मोटा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे लेकिन कम करेंगे एज कंपेरिजन टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस से। तो ये होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जैसे टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर, फार्मर कभी भी कैसे भी लोन ले सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, एलिमिनेट ऑफ मनी लेंडर। इनका मेन मोटिव था कि जो मनी लेंडर्स, ये जितने भी लोग हैं ना जो आपसे वसूली करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इनको एलिमिनेट कर देना, ताकि फार्मर सीधा हमारे पास आए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर जाए। जैसे मार्केट में मान लो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, तो ये लोग आपको दे देंगे 12% पे, मतलब मार्केट प्राइस से कम पर देंगे। समझ आ रही बात? दूसरा है एसबीआई एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। दोस्तों एसबीआई की कहानी मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में बताई थी, अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे यहाँ का जो सबसे पहली बैंक थी वो थी हिंदुस्तान बैंक। ठीक है, हिंदुस्तान बैंक थी, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, फिर उसका डिसोल्यूशन कर दिया गया, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह भी हो गए थे। तो 3 बैंकें थी उसके बाद हमारे पास, जिसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। मैं क्या बोल रहा हूँ? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को जोड़ दिया गया, यानी अमलगमेट कर दिया। अमलगमेट मतलब जोड़ देना। कब अमलगमेट किया गया? सन 1921 में। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को अमलगमेट करके एक बैंक बना दी, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक। तो बाद में उस इंपीरियल बैंक को क्वासी सेंट्रल बैंक बोला जाने लगा, क्योंकि तब तक सेंट्रल बैंक बनी नहीं थी, तो इसी को सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। बट बाद में सेंट्रल बैंक को भी बना दिया गया। तो फिर क्या हुआ, हमने 1944 में इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। यानी आपको जाने अनजाने में ये समझ आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म कहाँ से हुआ। दोस्तों हमारे इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इन 3 बैंकों को मर्ज किया सन 1921 में। बाद में 1944 में हमने इस बैंक को जो नाम चेंज कर दिया, पहले इंपीरियल बैंक था, इन तीनों को जोड़कर इंपीरियल बैंक बना, फिर इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बैंक है। जैसे आज की डेट में एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर में, वैसे पब्लिक सेक्टर में एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक का भी जो मेनली हमने अमलगमेशन करा के उसका नाम चेंज किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये बैंकें भी फार्मर्स के लिए कुछ करेंगी। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो देखो एसबीआई एंड अदर कॉमर्शियल बैंक। अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि फार्मर्स को अगर पैसों की जरूरत है तो इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से वो सोर्स हैं जिनसे पैसा ले सकता है। सबसे पहले क्या था बताओ? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा एसबीआई एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स।
SBI वॉज सेटअप इन 1955। मैंने आपको बता दिया 1955 में इसका सेटअप हुआ। अच्छा मैंने 1944 बोल दिया था क्या? 1955 है वो, कि जो नाम चेंज हुआ था ना वो 1955 में हुआ था। ठीक है, इंपीरियल बैंक को चेंज करके क्या नाम दिया था? SBI बैंक। तो वो कब दिया था? 1955। मैंने शायद 1944 बोल दिया, उसको रेक्टिफाई करें 1955 कर लो। ठीक है, विद अ फोकस ऑफ रूरल क्रेडिट, इसका मेन फोकस था रूरल एरिया में क्रेडिट की फैसिलिटी को पहुंचाना। दे डायरेक्टली टू ऑफर टू द फार्मर, ये डायरेक्टली फार्मर्स को ऑफर करते थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, SBI बैंक जो है ना हर गांव में नहीं खुल पाई। रीज़न है क्योंकि उनको गांव से पैसा ही नहीं मिलता था। भाई SBI बैंक के भी अपने कुछ ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होंगे, उस खर्चे की रिकवरी करने के लिए लोगों को लोन चाहिए। लोन से जो इंटरेस्ट बैंक कमाएगी वही तो उसकी इनकम होगी, बट ज़्यादा फार्मर लोन ही नहीं लेते थे इनसे, तो ये हर गाँव में नहीं खुल पाई। जिसके चलते अब हमने एक और बैंक खोली जिसका नाम था रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों ये बैंक बेसिकली गांव में ही खोली जाएंगी। देखो SBI बैंक तो शहरों में भी है, गांव में भी है, बट गांव में इतनी ब्रांच नहीं है। बट अगर बात करें RRBs की या लैंड डेवलपमेंट बैंक की, ये सिर्फ और सिर्फ गांव में खुली होती है, शहरों में नहीं होती है बैंक के। यानी ये प्योरली फार्मर्स को असिस्ट करती है। कहने को SBI भी करती है बट इतना नहीं करती है। तभी तो हमें ज़रूरत पड़ी ना RRB की, वरना ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम तो इससे ही काम चला लेते। लेकिन ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज ये कॉमर्शियल बैंक पैसा कमाना चाहती थी जो गांव से कमा नहीं पा रहे थे। तो हमें कुछ ऐसी बैंकें चाहिए थी जिनका मेन फोकस पैसा कमाना नहीं बल्कि फार्मर्स को असिस्ट करना। तब हमने रीजनल रूरल बैंक का गठन किया। तो वही लिखा हुआ है, दे आर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई। इनका मेन काम था क्रेडिट सप्लाई को प्रमोट करना फार्मर्स तक, पर्टिकुलरली इट रिमोट इन द रिमोट रूरल एरियाज। खासतौर पे रिमोट रूरल मतलब जो पिछड़ी इलाके हैं उनमें, और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें रूरल क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड करवाना। रूरल क्रेडिट सोसाइटी ने फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, किसानों को। तो बताओ इंस्टीट्यूशन सोर्स में सबसे पहला सोर्स क्या हो गया? बोलो। सबसे पहला सोर्स हो गया हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा क्या हो गया? SBI और अदर कॉमर्शियल बैंक्स। तीसरा क्या होगा? रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। चौथा हमने खोला नाबार्ड। नाबार्ड का डिस्कशन अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। इसके बाद आ जाओ सेल्फ हाउसिंग ग्रुप। ये सेल्फ हाउसिंग ग्रुप एक सोसाइटी होती है, जैसे कमेटी सिस्टम होता है ना, आपने सुना भी होगा, वैसे ही इनका एक ग्रुप होता है जो फार्मर्स का ही ग्रुप होता है। सभी लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी एक को वो पैसा दे देते हैं ताकि वो अपना काम कर पाए। फिर नेक्स्ट मंथ सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वही इकट्ठा पैसा करके किसी दूसरे को दे देते हैं, जैसे कमेटियों में होता है। तो इस तरीके से भी फार्मर्स को पैसा मिलने लगा। ये सारे हमारे क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। बोलो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने पास नाबार्ड के बारे में। तो पहले तो मुझे ये बताओ नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट सेक्शन में करके बताओ। मैं आपको बताता हूँ नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। याद कर लो डेट, 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए अब आप पढ़ते हैं इस स्लाइड के अंदर। तो आपकी स्लाइड ये रही। तो चलिए आप देख सकते हैं कि जो नाबार्ड है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडिंग पॉलिसी है। एपेक्स का मतलब होता है ये सबसे बड़ी बैंक है, वो भी किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो कि प्लानिंग करती है, ऑपरेशन करती है इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। मतलब कभी भी रूरल एरियाज में क्रेडिट की बात होगी तो नाबार्ड का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। एंड रिलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स मेन फंक्शन आर दिस। सबसे पहले इसका मेन फंक्शन है टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। ये सबसे बड़ी बैंक है जो कि रूरल एरियाज में फाइनेंस यानी क्रेडिट करने की फैसिलिटी को सब तक पहुंचाएगी। नंबर 2, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ये इंश्योर करेगी कि जो वो पॉलिसीज़ बना रही है क्या वो सही तरीके से काम हो रही है नहीं हो रही है। यानी जितनी रीजनल रूरल बैंक्स होगी या लैंड डेवलपमेंट बैंक होगी उनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक होती है ना, समझ लो इनकी जो सेंट्रल बैंक है उसी का नाम है नाबार्ड। वो निगरानी रखेगी सभी की सभी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और RRBs के ऊपर। द बैंक वॉज टू फोकस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग पर्सोनल। ये बैंक जो है फोकस करेगी कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर पाएँ, दोबारा से उठा पाएँ अगर कहीं पर फाइनेंस की ज़रूरत है तो। नंबर 3, टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन लिएजन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो जो सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक होती हैं जब ये एग्रीकल्चर के लिए फंड्स प्रोवाइड करती हैं तो इन फंड्स को अलॉट किसको किया जाता है?
नाबार्ड को किया जाता है। फिर नाबार्ड ये देखता है कि कौन से एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर पे कितना पैसा लगाना है, ये सारा इंश्योर कौन करता है, नाबार्ड करता है। कभी आपने देखा होगा ना, जब हमारा गवर्नमेंट बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए इतना इतना पैसा अलॉट कर दिया, तो जो एग्रीकल्चर वाला पैसा अलॉट किया जाता है वो सीधा फंड नाबार्ड के पास जाता है। फिर नाबार्ड ये देखता है कि किस एरिया में किस क्रॉप के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो अलॉटमेंट करता है। नंबर 4, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेलुएट द प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। ये मॉनिटरिंग करता है और ये इवेलुएट करता है कि जो काम हम सोच रहे हैं क्या वो उस तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये उस पर क्या करता है, पूरा का पूरा अपनी कंट्रोलिंग रखता है। फिर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड हैज़ मेड अ सब्सटेंशियल डिफरेंस in institution of rural credit. Rural financing has become much more organized than ever before. नाबार्ड के आने से पहले जो हमारा रूरल क्रेडिट था वो बिल्कुल ही बेकार था और घिसा पिटा हुआ था, लेकिन इसके आते ही रूरल क्रेडिट जो है वो एक सिविलाइज वे में आ गया और लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलने लगा। इट डज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ गॉन लॉन्ग वे इन लिबरलाइजेशन द फार्मर फ्रॉम द डेट ट्रैप महाजन्स एंड मनी लेंडर्स। मेन चीज़ ये थी कि फार्मर्स जो थे ना वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसा उधार लेते थे और वो उनके डेप्ट ट्रैप में क्या हो जाते थे, फंस जाते थे कि मतलब एक उधार लिया, फिर दोबारा उधार लिया, फिर इंटरेस्ट चढ़ता चला गया। इनका नाबार्ड का मेन फोकस ये था कि ये हमसे लोन ले और हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे कि हम अगर मार्केट प्राइस से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे और फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, उसे बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मेन फोकस ये था। ऑल्सो इट नॉट डिनाइंग द फैक्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ प्रमोट कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बट देयर इज़ अ फ्लिप स्लाइड ऑल्सो। मतलब नाबार्ड का मेन फोकस ये था, आप हमसे पैसा लो और उस पैसे से आप क्रॉप होगा और उस क्रॉप को अच्छे रेट पर बेचो, मतलब कॉमर्शलाइजेशन पर इनका मेन फोकस था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि इस तरीके से जो हमारे पास जो नाबार्ड है उसने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बताओ आपको नाबार्ड क्लियर हो गया? ठीक है, ये स्लाइड भी मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ ये आपको समझ आ गया? तो अभी जो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि रूरल क्रेडिट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रूरल क्रेडिट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्या होते हैं और इनके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो होते हैं जो हम किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि अपने जान पहचान के लोगों से लेते हैं। इंस्टीट्यूशन में जैसे आपके आगे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ गई, SBI और अदर कॉमर्शियल बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक आ गई, नाबार्ड आ गई और सेल्फ हाउसिंग ग्रुप सोसाइटीज आ गई। ठीक है, याद रखना जो SBI वाली कहानी सुनाई ना, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिनको अमलगमेट करके 1921 में एक बैंक बना दिया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके 1955 में क्या बना दिया था, SBI बैंक। ये बात हमेशा याद रखना क्योंकि यही चीज़ आपको औरों से थोड़ी सी डिफरेंट बनाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी अगली स्लाइड में, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, ये लो मैं साइड हो रहा हूँ। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमी को अगर सुधारना चाहते हैं तो रूरल एरिया को डेवलप करना ज़रूरी है और खास तौर पे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं, कौन से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं फाइनेंस के। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्स बनाने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर दिक्कतें चलती ही रही। अब वो क्या दिक्कतें चलती रही वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि सबसे पहली बात है क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ रूरल बैंकिंग, कि मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होते हुए भी हम उनका ढंग से यूज़ नहीं कर पाते। सबसे पहला पॉइंट, इनसफिशिएंसीज डिमांड ऑफ बैंक इज हाई। मतलब ये कि हम जितनी डिमांड करते हैं उधार की, मतलब बैंक से मान लो मैंने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए दो, बट बैंक वाला उतना दे ही नहीं पाता था क्योंकि मेरे ऐसे इतने सारे किसान लोग थे, सभी लोग किसान पैसा मांगने लगे। तो जो गांव की बैंक होती है वो ज़्यादा पैसे वाली तो होती नहीं है, तो वो उतना फंड अलॉट ही नहीं कर पाई। तो मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से बैंकों की तरफ से सप्लाई नहीं आ रही थी, जिसके चलते सारी चीज़ होते हुए भी हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। नंबर 2, इनएडुकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। मतलब कि हर जगह पर इंस्टीट्यूशनल कवरेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाया। गांव के अंदर भी ना, हर गांव के अंदर ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट या कह लो क्रिटिकल पॉइंट था। नंबर 3, इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। जैसे मैं यानी किसान अगर मान लो लोन लेने के लिए गया, मैंने कहा भाई मुझे ट्रैक्टर चाहिए और 3 लाख का लोन चाहिए, तो सामने वाले ने क्या किया, 3 लाख की जगह मुझे सिर्फ 30,000 का लोन अलॉट किया, कहा कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से वो 30,000 का लोन मिलेगा। अब बताओ मैं 30,000 का क्या करूँगा, 30,000 का तो ढंग से बीज भी नहीं आते, तो मैं ट्रैक्टर क्या लूँगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल आई। यानी वो लोग जो इतना हम सेंक्शन मांगते थे उतना सेंक्शन मिलता ही नहीं था। मतलब मैंने लोन का 3 लाख मांगा तो उन्होंने 30,000 दिया।
2 लाख मांगा तो 20,000 दिया। तो इस टाइप की सुविधाएं चल रही, कहाँ से काम चलेगा अपना, नहीं चल पाता। सेंक्शन अमाउंट इनका बहुत कम होता था। फिर है लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। इन बैंक, ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, ये फोकस कर रहे थे बड़े बड़े किसानों को जिनके पास खूब सारा पैसा था। उन्हें पता था इनको लोन देंगे तो बदले में पैसा हमें टाइम पर मिल ही जाएगा। वो पुअर और मार्जिनल फार्मर जो किसानी किसी किराए के फील्ड पे करते हैं, उन पर फोकस ही नहीं कर रहे थे। भाई फार्मर्स में वैरायटी होते हैं ना, रिच, मिडल और लोअर। तो लोअर फार्मर्स को ये टारगेट ही नहीं कर रहे थे। उनको पता था इनको देने से कहीं ऐसा ना हो कि बैड डेट हो जाए, तो इसके चलते वो देते ही नहीं थे लोन। और हमें तो यार गरीब जनता को ही खुश करना था, और जो हम कर ही नहीं पाए। और लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग ओवरड्यूज। क्या होता था कि जैसे अगर हमने कहीं से एक जगह उधार ले लिया, फिर उसका इंटरेस्ट आया, मान लो मेरी फसल खराब होगी किसी रीज़न से, उससे मेरी इनकम नहीं हो पाई, तो मैंने और लोन लिया, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, मैं लोन के ट्रैप में फंसता चला गया। ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था अगर फार्मर कहीं बाहर इंस्टीट्यूशनल सोर्स से पैसा ले ले। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल से लेगा तो वो एक टाइम के लिए मना सकते हैं कि भाई यार थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझो, बट इंस्टीट्यूशनल सोर्स तो भैया एक एक दिन का पाई पैसा उधार लेगी, पैसा का हिसाब लेगी और साथ में इंटरेस्ट भी लेगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी ऐसे में। तो ये कुछ क्रिटिकल अप्राइजल थे हमारी बैंकिंग सेक्टर इन रूरल एरियाज़ में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था तानवा। अभी क्या है, जैसे आप जानते हो आज की में हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि जो काम मेल मेंबर्स कर सकते हैं वो फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में क्या था, एक पूरा ग्रुप था जिसमें वुमेन्स को कहा गया कि आप इस पर्टिकुलरली काम को करो जिससे कहीं ना कहीं फैमिलीज़ को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया तानवा। तानवा मतलब तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। पढ़ो देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इंक्लूड वुमेन इन एग्रीकल्चर टू रेज फैमिली इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। उन वुमेन्स को बोला है कि आप ऐसा काम करो जैसे आप मेन फार्मिंग का काम मत करो, बिकॉज हाँ मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस ये होता है फिजिकली कि वो सारे वैसे काम नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आप घर में रहो और घर में रहकर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो करो, जैसे दूध निकालना गाय भैंसों से, फिर उनको बेचना, उनका दही बनाना, उनका मक्खन बनाना, फिर काऊ डंग होती है उसके उपले वगैरह बना के बेचना। इस तरह की एक्टिविटी करो तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। नंबर 2, वुमेन आर फार्मिंग फ्रॉम फार्म वुमेन ग्रुप लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटीज़। अभी हमने SHG के बारे में पढ़ा था, ठीक इसी तरह वुमेन का भी एक ग्रुप बना। दोस्तों एक मैं इस ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, लिज्जत पापड़ वाला। लिज्जत पापड़ वाला में गुजरात में जो वुमेन्स सर्दियों के टाइम छत पे बैठ के धूप सेकती थी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम धूप भी सेकेंगे साथ में पापड़ भी बनाएंगे, और ये पापड़ वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। इनका बाहर एक्सपोर्ट भी किया था लिज्जत पापड़ों का। ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटीज़ का। तो इन्होंने एक छोटी सी सोसाइटी बनाई, वो धीरे धीरे इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई। तो यही कॉन्सेप्ट कुछ तमिलनाडु की वुमेन्स ने स्टार्ट किया। फिर है हमारे पास प्रमोट सेविंग ग्रुप फंक्शन लाइक मिनी बैंक्स। क्या हुआ, इन लोगों ने छोटे छोटे खाते रखने शुरू किए, जो भी सेविंग्स हुई घर में किसी को नहीं बताया, रखनी शुरू कर दी। फिर जब वो एक बड़ी रकम हो गई तो उन्होंने एक ट्रैक्टर या कोई लैंड खरीद ली। ये बहुत ही हेल्प करता है, आपके घरों के अंदर भी ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है वो तो एग्रीकल्चर में तो ये बिल्कुल चलता ही चलता है। फिर आपका विद द एक्यूमुलेशन सेविंग द प्रमोट स्मॉल। अब देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ये सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आप मान के चलो फार्मिंग सेक्टर में नहीं उतर सकते, वुमेन्स की बात करूँ, तो आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करो, जैसे दूध दही बेचना, ये सारी चीज़ें। और आप टॉयज़ बनाने का काम कर सकते हो, बेबी डॉल मतलब वो वाली नहीं, बेबी डॉल मतलब जो बाल होते हैं ना टॉयज़ के, वो बनाने का काम करो। कई सारे ठेकेदार आके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कराते थे इनसे। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करो जिससे क्या होगा ना कि अगर इन केस कभी एग्रीकल्चर में आपको लॉस भी होता है तो साइड बाई साइड आपकी पैसिव इनकम से कुछ ना कुछ आपकी इनकम होती रहेगी और आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती रहेगी। आपको इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इस लायक बन सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है तानवा, याद रखना, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। और ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा है बिकॉज आजकल आपको पता ही है कि आपके MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ आपके करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो करंट अफेयर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। आप इस स्लाइड को आराम से नोट डाउन कर लो, फिर अब आप पढ़ते अपने अगली स्लाइड की ओर, ठीक है। तो चलिए अब हमने देख लिया अपने पास कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए रूरल क्रेडिट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास कई सारी बैंक्स ओपन किया। आपने देखा किस तरह से मार्केट में लोगों को उधार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस उधार का क्या फ़ायदा जब आप अपनी एग्रीकल्चर को ही ढंग से ना कर पाओ। आप मेरी बात को समझना, रूरल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ उधार देना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो क्रॉप उन्होंने उगाई है उस उगाई हुई क्रॉप को मार्केट तक पहुँचाना और उसका सही प्राइस दिलवाना भी एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सिर्फ उधार दे दोगे
एग्रीकल्चर सही नहीं हुआ, मार्केटिंग सही नहीं हुई, तो सब बेकार है। इसीलिए अब हमारा जो सेकंड टारगेट होगा फाइनेंस के बाद वो होगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, कि किस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करें कि मार्केट में फार्मर्स को उसका सही प्राइस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझना, सिर्फ फार्मिंग करना ही ज़रूरी नहीं है। फार्मिंग के बाद जब उस फसल को काट दी जाती है, तो फसल को काटने के बाद, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको भुट्टे का। भुट्टा आपने देखा है, जब आप कभी आप बिग बाजार वगैरह में जाते हो खरीदने के लिए, वो पूरा पैक्ड भुट्टा आता है, ठीक है। अब उसकी मैं पूरी कहानी बताता हूँ। जब फार्मर उसकी कटिंग करता है तो बस लोग समझते हैं बस यही एग्रीकल्चर है, लेकिन नहीं। कटिंग करने के बाद उसको मार्केट में क्या किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, जैसे वेज और नॉन वेज की होती है ना, उस टाइप की ग्रेडिंग, ग्रीन और रेड कलर से ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद उसकी इस तरह से मार्केटिंग की जाती है। कई सारे एडवर्टाइजमेंट चैनल्स होते हैं जो उसकी मार्केटिंग करते हैं ताकि उसकी सेल्स को बढ़ाया जा सके, तब जाके वो प्रोडक्ट बिकता है। और प्रोडक्ट बिकने के बाद भी हमें कस्टमर को सर्विसेज देनी पड़ती हैं। जैसे आप कोई भी AC खरीदो, कूलर खरीदो, मोबाइल फ़ोन खरीदो, तो ऐसा थोड़ी बिक गया बस माल खत्म है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ती है। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बोलो क्लियर है? तो आपने क्या समझा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट फसल उगाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब एक का मैंने आपको छोटा सा बेस बना दिया, अब पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा डिटेल समझ आएगी। तो देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या था। It is a process that involve assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture commodity across the country। यानी जब किसान कोई चीज़ बनाता है तो जब उसकी कटिंग करता है, क्या माल उसी दिन बिक जाता है? मान लो इतनी सारी एकड़ में उसकी फसल है, क्या वो फसल एकदम से जाके बिक जाएगी? नहीं, वो उसकी कटिंग करके उसको बोरियों में भर के स्टोर करके रखेगा, जिसके लिए उसे वेयर हाउस की ज़रूरत है, बड़े बड़े वेयर हाउस की ज़रूरत है। दूसरा, उसको प्रोसेसिंग करना, क्या जो चीज़ आपने कट की है गेहूं वगैरह या कोई भी चीज़, क्या वो सीधी बिक जाएगी? धान की फसल होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, छिलका उतार के चावल के दाने निकालने पड़ते हैं, क्या ऐसा हो जाता है? नहीं, तो उसके लिए पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। फिर जो बोरियां आपके पास लगी हुई हैं, क्या मार्केट तक पहुंचाओगे? नहीं, घर पे बिक जाएंगे? नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी हमें चाहिए। जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसको बाकायदा बोरियों में पैक करना पड़ेगा, पॉली बैग में पैक करना पड़ेगा, ये उसकी पैकेजिंग होगी। फिर उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी कि आप जो प्राइस चाहते हो कि आपका जो माल बन के आया है वो किस ग्रेड का है, मतलब बहुत अच्छा ग्रेड का है, थोड़ा लोअर क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी है, क्या है, तो उसकी बाकायदा ग्रेडिंग करके ही आपको कीमत दी जाती है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है अलग अलग चैनल्स पे, तब जाके आपको उसके बदले में कीमत मिल पाती है। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिर्फ चीज़ को उगाने से नहीं, बल्कि चीज़ को बेचने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज पर जाकर ख़त्म होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। चलो देखो, मैंने इसका ना एक फ्लो चार्ट बनाया, आप ध्यान से देखना। जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग और उसकी गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, छिलका वगैरह उतारते हैं, प्रोसेसिंग और उसकी ग्रेडिंग करते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड या जो भी हो, वेज नॉन वेज इस टाइप की ग्रेडिंग करते हैं। फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है, पैकेज बना के उसको एक जगह स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो कस्टमर तक पहुँचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस बीच कहाँ उसकी स्टोरेज करेंगे? वेयर हाउस में करेंगे। स्टोरिंग करने का उसको बेचा जाता है, बेचने का उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है। वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होती हैं, बाकी चीज़ों में आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। जैसे आप कोई भी वॉच ले लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, तो ऐसा नहीं कि वो बिक गया बात खत्म, उसके बाद वारंटी गारंटी चलती रहती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी चलती रहती है, इवन रिपेयर भी कराया जाता है। बट एग्रीकल्चर में नहीं चलता। बट मैंने आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मार्केटिंग में ये सारी प्रोसेस होती हैं जो की जाती हैं। तो अभी आपने क्या समझा? अभी आपने ये समझा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। एक लाइन में बोलूँगा, चीज़ जब आप उगा रहे हो, उस उगाई हुई चीज़ को मार्केट में पब्लिक तक पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया में आने वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सभी स्टेप्स को जोड़ दे तो बन जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्लियर है? यस सर। अब है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मर्स मार्केटिंग के टाइम पे? देखो, फार्मर्स अपने एंड पर जो काम कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे उनका फसल उगाने के लिए बीज लेना, बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए उधार लेना, ये सारा तो काम किसान ने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जब फसल बनकर तैयार होती है, प्रॉब्लम वहाँ भी स्टार्ट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में एक लहर चला देते हैं कि भैया इस साल तो फसल की कीमत आपको नहीं मिलेगी, मार्केट में तुम्हारे जैसे कई सारे किसान लोगों ने खूब सारी फसल का प्रोडक्शन किया है, तो जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइस ड्रॉप करने पड़ जाते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइस ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो यही वो करते हैं, मार्केट में इस तरह से अफवाहें फैला देते हैं कि फिर किसान को लगता है भाई जो कीमत मिल रही है तुरंत आप खरीद लो मुझसे, औने पौने दामों में मैं बेचने को तैयार हूँ, पता लगे बाद में इसकी कीमत भी ना मिले। तो इस तरीके से जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल।
नंबर 2, लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो किसान भाई लोग हैं उनको यही इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट में उनकी फसल की सही कीमत कितनी है, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है। आज तक कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन आपने देखी जिसमें आता हो कि हाँ भाई किसानों के लिए हो और किसान भाइयों को बताया जाए कि भाई तुम्हारी फसल की ये मार्केट प्राइस है, तुम कम से कम इतने का बेचना? कोई है ऐसी ऐप? नहीं है। बाकी आपको पबजी टिकटॉक ये सब मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप की ऐप्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी। यानी ये क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नंबर 3, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। एक किसान भाई को पता है कि भाई मेरे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं, क्यों, मैं खुद छप्पर में रहता हूँ, मैं क्या स्टोर कर पाऊंगा अपने अनाज को, और बारिश हुई तो अनाज पूरा खराब हो जाएगा। तो उसने जब कटिंग की उसी टाइम जो ग्राहक आया उसने जो रेट लगा उसी में बेच दिया, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। काश अगर मेरे पास रखने की जगह होती तो मैं तब तक रखता जब तक उसकी सही कीमत मुझे नहीं मिल पाती। तो इस वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली इन रीजंस की वजह से। चौथा रीजन है एक्सप्लॉयटेशन बाय बिग ट्रेडर। बिग ट्रेडर उनसे एक्सप्लॉयटेशन करते थे ये बोलकर कि अगर तुमने ये माल मुझे नहीं बेचा तो याद रखना मेरे से जितने भी लाला इस गाँव में है या दूसरे गाँव में तुमसे कोई माल नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में उनकी मजबूरी हो जाती थी कम रेट पर उस माल को बेच देना। यानी इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तब गवर्नमेंट की आंख खुली और गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ फाइनेंस से ही काम नहीं चलेगा, इनकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स लॉन्च की, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें अभी देखने को मिलेंगी। तो अब हमारी अगली हेडिंग यही है, किस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हमने सुधारा, ठीक है, ताकि रूरल एरियाज में क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। तो हेडिंग हमारी मेजरमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि वो कौन कौन से मेजरमेंट है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट की, एक्सेप्ट की, ताकि हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या हो जाए, सुधर जाए। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट। दोस्तों हमने किसान भाइयों के लिए कहा कि तुम अपने प्रोडक्शन पे फोकस करो, जब तुम्हारा काम हो जाए तब हम तुम्हें एक रेगुलेटेड मार्केट देंगे जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की सही कीमत और सही तरीके से उसको बेच सकते हो। दोस्तों क्या हुआ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी वीडियो लेक्चर तो शूट कर रहा हूँ, बट इस शूट को करने के बाद कहाँ मुझे इसे पोस्ट करनी है, इसके लिए मेरे पास कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या मेरी इस चीज़ का कोई फायदा है? द आंसर इज नो। यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को सर्व करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यही चीज़ फार्मर्स के लिए भी होती है कि फार्मर्स ने जो चीज़ बनाई है उसको सही तरीके से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक मार्केट होनी चाहिए जहां बायर और सेलर आपस में इंटरसेक्ट हो पाए। रेगुलेटेड मार्केट कहलाती है। सुनो, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है धोखाधड़ी ऑफ सेलर एंड ब्रोकर। रेगुलेटेड मार्केट को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि सेलर और बड़े बड़े ब्रोकर्स के द्वारा जो मैनिपुलेशन, धांधलीबाजी की जाती है, इसको रोका जा सके। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट एंड विसल ऑन द यूज ऑफ पर्पज ऑफ स्केल एंड वेट। जो धांधलीबाजी वेटिंग सिस्टम में होती है, उसकी यूसेज पे होती है, उस चीज़ को रोका जा सके, इस वजह से हमने रेगुलेटेड मार्केट को लॉन्च किया। देखो मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यूपी के अंदर क्या है कि एक रेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पर किसान भाई लोग अपनी सारी फसल लेकर आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप विश्वास नहीं मानोगे, हार्डली 2 दिन, चाहे आपके पास कितनी भी प्रोड्यूस हो, 2 दिन के अंदर वो प्रोड्यूस बिक जाती है। वो मार्केट इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। तो वो एक रेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पर आपको सही कीमत अपनी प्रोड्यूस की मिल जाती है। अगर यही काम हो जाए तो फार्मर्स को अच्छी कीमत मिल सकती है अपनी बनाई गई चीज़ की, जिसे बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। इस तरह से हमने कहीं ना कहीं फार्मर्स के होते हुए एक्सप्लॉयटेशन को रोका। पॉइंट नंबर 2, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। अब ये क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आपको याद होगा मैंने अभी पिछले किसी चैप्टर में आपको बताया भी था कि ग्रुप में काम करो। ग्रुप में काम करने का मतलब है, जैसे मान लो एक गांव है, उस गांव के अंदर मैं और मेरे ऐसे 7 लोग और हैं जो गेहूं का काम करते हैं। तो हम 7 लोगों ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और हमने कहा ये काम करते हैं, जब हम गेहूं के लिए बीज लेने के लिए जाएंगे ना, तो बीज हम 7 लोग इकट्ठे मिलकर जाएंगे, जिससे कि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिल जाएगा। फिर जब हम वो वीट उगाएंगे, तब जब हम बेचने के लिए जाएंगे ना, तो हम सब इकट्ठे अपनी वीट को एक जगह कर ले। जैसे मान लो मेरे 1000 बैग हो गए, सामने दूसरे किसान के 5000 बैग हो गए, तीसरे के 1500 बैग हो, तो हम सब इकट्ठा करके एक जगह करके बेचेंगे, जिससे कि बायर को ना सब्सिट्यूट गुड्स ना मिल पाए। मतलब कि देखो अगर हम 5-7 लोग हैं, हम 7 लोग अलग अलग करके बेचेंगे, तो हो सकता है हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्राइस ड्रॉप कर दें, तो सामने वाले का नुकसान हो जाए, हो तो मेरा भी रहना, प्राइस ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो एक काम करो ना, मोनोपोली पावर क्रिएट करो। मोनोपोली पावर का मतलब है आप सभी लोग मिल जाओ और नॉन बार्गेनिंग मार्केट को जान दो, कि किसी को पता चले कि भैया इस जगह गेहूं बेचने वाले यही 7 लोग हैं जो इकट्ठे एक साथ बेच रहे हैं, तो जो प्राइस हम रखेंगे उसी प्राइस पर वो माल बिकेगा। तो नॉन बार्गेनिंग मार्केट किसको मिल जाएगी, फार्मर्स को मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी ने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट रखा। पढ़ो देखो क्या है।
एज अ मेंबर ऑफ दी सोसाइटी, अब इस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होंगे, जो फार्मर्स हमारे जो मेंबर्स होंगे, फार्मर्स फाइंड देम सेल्फ बेटर बार्गेनर इन द मार्केट बीइंग बेटर प्राइस। इसके जो मेंबर्स होंगे उनको एक सही कीमत मिलेगी उनके प्रोड्यूस की, जो वो मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं। आप इस जगह ब्रैकेट में लिख लेना जो भी मैंने एग्जांपल दिया ना, कि जब हम खरीदने जाएंगे तो भी खट्टे जाएंगे, बेचने जाएंगे तो भी खट्टे बेचेंगे, ताकि मोनोपोली पावर हम क्रिएट कर पाएँ और मार्केट में उस चीज़ की सही कीमत हमें क्या हो पाए, मिल पाए, और नॉन बार्गेनिंग मार्केट को हम जन्म दे पाए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, वेयर हाउस फैसिलिटी। वो सारे फार्मर्स जिनको पता है कि आज मेरी कटिंग हो रही है क्रॉप की, तो ज़रूरी नहीं कि वो माल मेरा आज ही बिक जाए या हफ्ते भर में बिक जाए, हो सकता है माल 2 या 3 महीने बाद बिके जब उसकी सही कीमतों से मिले। तो ऐसे में फार्मर्स को वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी क्रॉप को उस वक्त बेच पाए जिस वक्त उसको उसकी क्रॉप की सही कीमत मिल रही हो। तब जाके फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हम कह सकते हैं कि एक लेवल पे नहीं हुआ। तो वही लिखा है वेयर हाउस, सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउस। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने कुछ वेयर हाउस होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई मेरे पास वेयर हाउस नहीं है तो बात खत्म है, मैं वेयर हाउस किराए पे भी ले सकता हूँ। कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस से। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर। ये जो एजेंसीज हैं ये खास तौर पे फार्मर्स के स्टोरेज के लिए बनाई गई हैं, ताकि फार्मर्स आए और अपनी फसल को वहाँ पर स्टोर करके रखें, और जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे रेंट होता है ना, वैसा नहीं है, एक नॉमिनल सी फीस होती है, बस आप पर्ची कटवाओ और अपना जो भी माल है वो कमरे के हिसाब से, कमरे के साइज़ के हिसाब से आप उसका रेंट चार्ज करेंगे और आप उसका स्टोरेज का फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हो। उस स्टोरेज में क्या होता है, कीटनाशक की दवाइयाँ होती है, कीट पतंगे ना लग जाए, पानी का अच्छी सुविधा होती है, पानी ऊपर से नीचे ना, प्रॉपर लेंटर होता है, बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत बड़े स्केल पर होता है। कौन प्रोवाइड कराता है? सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये बात याद कर लेना, हो सकता है एमसीक्यू में यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, फिर आपका एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी मतलब मिनिमम सेल सपोर्ट प्राइस। इसी पर तो अभी ये किसान बिल का मुद्दा छिड़ा पड़ा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी पर आजकल हरियाणा जो दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी बात रख पाएँ, वो इसी पॉइंट के चलते हैं। क्योंकि अब चलो पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर हम मुद्दे की बात कर लेंगे 1 मिनट के लिए, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं उसे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि जो फार्मर अपने प्रोड्यूस उगाते हैं उन्हें एटलीस्ट इतना प्राइस तो गवर्नमेंट देगी ही देगी। गवर्नमेंट पहले कहती है किसानों के, देखो तुम एक काम करो, तुम लाला वाले या जितने भी बाहर के लोग हैं उन सबको बेचो, अगर तुम्हें सही कीमत मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अगर तुम्हें सही कीमत नहीं मिलती तो डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास आना, हमारी एजेंसीज के पास आना, वहाँ अपनी प्रोड्यूस बेच देना, हम तुम्हें मिनिमम इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। आपने प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये उसी से रिलेट करता है। तो देखो क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। एमएसपी इज एन एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब ये विश्वास दिलाता है टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय गवर्नमेंट। ये पॉलिसी ये विश्वास दिलाती है सभी फार्मर्स को कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई चीज़ को हम खरीदेंगे अगर कोई उसकी सही कीमत नहीं लगा रहा तो, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, जो कि स्पेसिफाइड प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जनरली ये प्राइस जो होती है एमएसपी की वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही होती है, तभी तो फार्मर आके यहाँ बेचेगा चीज़ों को, और बाद में गवर्नमेंट यही चीज़ पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन शॉप पे प्रोवाइड करवा देती है और गरीब लोगों को बांट देती है। समझ लो, ये चीज़ है। इसके बाद है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अब एक बात सुनो, जैसे हमारे दिल्ली में ना 2 मंडियाँ बहुत फेमस है, एक आज़ादपुर मंडी और एक आपका केशवपुर मंडी। इन 2 मंडियों में क्या होता है, हम लोग देखते हैं सुबह सुबह 3 बजे से ट्रक आने शुरू हो जाते हैं। जैसे रात में 9 एंट्री खुलती है तो यूपी के, राजस्थान के, बहादुरगढ़ के, यहाँ के सारे फार्मर्स जो होते हैं रात में ट्रैक्टर में दिन में ही भर लेते हैं, रात को ट्रैक्टर वहाँ से चलने लगता है, चलते चलते वो दिल्ली आता है और जैसे ही दिल्ली में की सब्जी मंडी में घुसता है उसका ट्रैक्टर पूरा बिक जाता है, ट्रैक्टर के ऊपर रखा हुआ सामान बिक जाता है। यहाँ पर क्या है, फार्मर्स अपना माल जब लेकर आएगा, अब मान लो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा आ गया तो फार्मर की मजबूरी बन जाएगा सस्ते रेट पर बेचना, क्योंकि उसे पता है यार कुछ तो मुझे कॉस्ट रिकवरी करनी है, तो जैसा दाम मिल रहा है कम से कम बेच दो। तो ऐसे में फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो कहा जाता है कि अगर फार्मर को ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी दे दी है तो कहीं ना कहीं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ जाएगा, जो हम चाहते हैं। तो वही गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं उन सभी लोगों को ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पर लिखे हुए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज मतलब कम रेट पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी किसान को प्रोवाइड करना है, क्योंकि हर किसान के पास जरूरी नहीं कि ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के थ्रू वो अपना माल इधर से उधर लेकर जाए, उसे बड़े बड़े ट्रक करने पड़ते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर भी हायर करना पड़ता है रेंट पे, वो थोड़ी ओला से लेकर आएंगे। अब बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट। बहुत बढ़िया।
रेलवेज हमारे इन कामों में बहुत आगे है, लेकिन रेलवे का थोड़ा कम यूज़ करते हैं लोग अपने पर्सनल व्हीकल, और जैसे ट्रक हो गया और ट्रैक्टर हो, इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो रेलवे का यूज़ करते हैं कि वो पूरी एक बोगी ले लेते हैं, उसमें वो अपना माल लोड करते हैं, फिर वो रेलवे जो है जो अर्बन एरियाज है, शहरी इलाके हैं, उनके स्टेशन पे जाके फिर अनलोड करते हैं। लेकिन ये मेथड ना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। रीज़न उसके पीछे कि पहले रेलवे स्टेशन जाओ, फिर रेलवे स्टेशन से मार्केट तक, मंडी तक पहुंचाने के लिए भी ट्रैक्टर करना पड़ता है, ट्रक करना पड़ता है। तो फ़ायदा क्या है, ऐसे में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जितना रेलवे से बचाते हो उतना फिर मार्केट तक ले जाने में टाइम लग जाता है या कॉस्ट लग जाती है। तो कहा जाता है कि ऐसे कई सारे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, जैसे ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर वाले हैं, ये सब्सिडाइज रेट पर आपके माल को गाँव से शहरों की मंडियों तक पहुँचाने में आपकी मदद करता है। इससे फार्मर का जो एक्सप्लॉयटेशन लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बंद नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक लेवल पे कम हो जाता है। इसके बाद है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ है कि फार्मर्स को यहाँ पर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है उनकी फसल से रिलेटेड, जिससे कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों का उससे सही कीमत मिल पाए। जैसे अब ये बताओ, किसान को कैसे पता होगा कि उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी एमएसपी कितनी है, उसे नहीं पता होगा। तो ये चीज़ कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो इनकी एजेंसीज होती हैं वो बाकायदा फार्मर्स के पास जाके उनको बताएगा कि आपकी जो फसल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से इसकी कीमत इतनी है। तो यानी इन्फॉर्मेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है, मुहिम चल रही है कि गाँव के अंदर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा जहाँ पर किसान भाई लोग अपनी सॉइल की टेस्टिंग करा के पता लगा सकते हैं कि उनके यहाँ पर कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा अच्छी उगाई जा सकती है, उनकी मिट्टी में ऐसी क्या चीज़ है जो फसल उसकी ज़्यादा अच्छी हो, और किस चीज़ की कमी है तो वो चीज़ को पूरा किया जाए। ये पूरे रिसर्च सेंटर है जो आपको आपकी फसल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा 100% बंद हो गया, नहीं, बट हाँ अभी भी 10-20% फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना करके हमने 80% तो सुधार कर ही लिया ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर से लेकर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स फार्मर ने फेस की, फिर उस प्रॉब्लम को एक निदान करने के लिए, उस प्रॉब्लम से उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स चलाई। स्कीम्स के नाम याद कर लो। सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, तीसरा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, चौथा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट और डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। अब जो जितने टॉपिक कर रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसे नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों तब क्या होगा जब मैं आपको कहूंगा कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ एक साइड से है। मतलब सर मैं समझा नहीं, एक बात बताओ, अभी जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस में, तो आपने देखा होगा अपनी फैमिली में भी या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर आपने देखा होगा कि उन लोगों की जो जॉब है वो उस टाइम के लिए छूट गई। छूट क्या गई, मतलब वो चाहते भी तो जॉब पे जा नहीं सकते थे। रीज़न है कि मतलब वो लॉकडाउन लगा पड़ा है, ऑनलाइन चीज़ें हो रही थी, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं थी ऑनलाइन चीज़ें। बहुत सी जगहों पर फिजिकल अपीयरेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम जब लोगों की जॉब छूटी तब उनके दिमाग में आया कि काश अगर हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होता कि दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक होता है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और एक होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मतलब कहने का ये कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, बट आप साइड बाई साइड कुछ और काम कर रहे हो जहां से आपको पैसिव इनकम हो रही है, तो कल को जॉब छूट जाएगी, 2-3 महीने खाली भी रहे हो तो पैसिव इनकम से आपका घर तो चलता रहेगा। आप बात समझे। मुझे एक बात बताओ, क्या आज की डेट में पैसिव इनकम कमाना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल हाँ। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में एक्टिव इनकम पे फोकस किया जाता था, लेकिन आजकल पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों पर फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। जिस दिन से लॉकडाउन हो गए तब से आपने और मैंने बहुत सारी चीज़ सीख ली कि लाइफ में सेविंग्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, और सेविंग्स के बिना अगर आप जी रहे हो तो इसका मतलब कल को अगर भविष्य में भगवान अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो हमारी सिचुएशन क्या होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि जब हम जैसे लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि फार्मिंग से हमारा रिलेशन नहीं है, बट सोचो फार्मर्स के ऊपर इसका कितना बैड इंपैक्ट पड़ता होगा। क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट है हमें अभी फार्मर्स का सोचना है। सोचो फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है, कल को हमारे लिए तो जिंदगी में एक बार लॉकडाउन लगा, सोचो फार्मर्स पे क्या बीती हुई जब पानी तेजी से बरस जाता होगा और पूरे में बाढ़ आ जाती होगी। बाढ़ का मतलब पानी 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 भरा, उनकी फसल खराब हो जाती होगी। सोचो तब इन किसानों पर क्या बीती होगी जब पानी ही नहीं आता और सूखा पड़ जाता है। कभी सोचा आपने?
कभी ये सोचा कि जब कीड़े लग जाते होंगे तो फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, उस टाइम किसान की फैमिली का क्या हाल होता होगा? नहीं सोचा ना। लेकिन अब आप अच्छे से सोच सकते हो उस किसान पे क्या बीतती होगी, उस किसान भाई के ऊपर क्या बीतती होगी जब हमारे उस लॉकडाउन के अंदर बीती चीजें। समझ सकते हो ना। तो दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि आप सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पर फोकस मत करो, इसके अलावा अपनी एक पैसिव इनकम बना के चलो, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों देखो, कुछ फार्मर्स तो ऐसे थे जो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल कर देते थे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। बासमती राइस, इंडिया गेट आटा, आशीर्वाद आटा, इंडिया गेट राइस, आशीर्वाद आटा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने फार्मर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जैसे हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं उनको बोला है कि तुम्हारे चावल की जो और गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, तो हम तुम्हें बताएंगे इस तरीके से खेती करो, बट करनी तुम्हें है, और उससे जो आउटपुट निकलेगा वो आप हमें बेच देना और आप हमारे लिए काम करो सैलरी बेस पर। हम आपको 60-70 हज़ार रुपये महीने की देंगे। तो किसान के लिए 60-70 हज़ार रुपये महीने वाले बहुत अच्छी बात है। फिर जैसा वो बोलते हैं वैसे ही वो लोग फार्मिंग करके उन्हें आउटपुट दे देते हैं। आप बात समझ लो। तो ऐसे में फार्मर्स को बहुत फायदा मिला और उनके इस बनाए हुए प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपनी पैक करके कहाँ भेज देती थी? बड़े बड़े मॉल्स में भेज देती थी, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम करे उनको भेज देती। तो फार्मर्स को इससे फायदा मिला। ये हुआ एक्टिव इनकम पे फोकस करना। क्या? एक्टिव इनकम, जो आपका मेन काम है आपने उस पर फोकस किया। फिर हम दूसरी बात पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी और सोर्स है जहां से एक किसान भाई पैसा कमा सकता है। तो आज की क्लास में यानी अभी जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव पे कैसे फोकस करें और पैसिव इनकम पे कैसे फोकस करें। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये एक्टिव इनकम के लिए, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा एक्टिव इनकम के लिए, और ये जितने नीचे की और इधर के पॉइंट है ये सारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। चलो पहले एक्टिव पे फोकस करें। सबसे पहली बात ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, कि किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंपनी को सेल हो जाए, और वो कौन कौन से वे आउट है। सुनो, emerging alternative of agriculture marketing are rare of hope to the small and marginal farmer who have been silent suffer at the hand of middlemen। ये उन सभी किसानों के लिए ज़रूरतमंद है जो कि मध्यस्थों के बीच में रहकर पिस जाते हैं और उन्हें उनकी प्रोड्यूस की सही कीमत नहीं मिलती। तो उन सभी लोगों के लिए ये चैनल बनाएगा। ये दो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, दिमाग में छाप लो ये चीज़ें। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कौन सा? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा आर लॉन्च दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी। ये अपनी मंडी जानते हो क्या चीज़ है? मैं आपको बताता हूँ। अपनी मंडी एक मंडी का नाम है जिसमें इन 3 स्टेट के लोगों ने, किसानों ने एक कंट्रीब्यूशन करके एक स्पेसिफिक मंडी बनाई जिसमें वो अपनी प्रोड्यूस को लेकर आते हैं और बाहर वहां से उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो यानी एक तरह से किसान भाई ने अपनी मंडी जैसी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट बेच डाले। किसान भाई ने अपनी प्रोड्यूस को, अपनी मंडियों को वो माल बेचा और अपनी मंडी ने उस चीज़ को कंज्यूमर तक या छोटे छोटे होलसेलर तक वो प्रोडक्ट बेच दिया। इससे किसानों को फायदा क्या मिला? किसानों को एक रेगुलेटेड मार्केट मिल गया। इससे उनकी जो एक्टिव इनकम है, जो उनकी मेन इनकम है, वो क्या होगी? अच्छी होगी। एक और एग्जांपल है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्च्ड इट थ्रू रायतू बाजार्स। ये रायतू बाजार्स क्या है? ये सेम बिल्कुल ऐसे ही, बस फर्क इतना है कि दूसरी स्टेट है तो नाम इन्होंने चेंज कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इट मींस इन किसानों ने डायरेक्टली अपनी फार्मिंग के द्वारा उगाई गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। बोलो ये बात आप लोगों को समझ आई है? तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिव इनकम को क्या कर सकते हो? अच्छी बना सकते हो, राइट। नाउ द पॉइंट इज पैसिव इनकम। पैसिव मतलब कि आप फार्मिंग तो करो, साथ में कुछ ऐसा भी करो कि कल को फार्मिंग से पैसा नहीं आए तो आपको पैसिव इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो देखो क्या है, ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग। जैसा हम जानते हैं कि जो फार्मिंग है उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कल को खेती अच्छी होगी नहीं होगी पता नहीं, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ पता नहीं है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव लाइवलीहुड ऑप्शन, तो ऐसे में उनके पास जरूरत होती है कुछ ऐसे ऑप्शंस की जहां से वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा होगा जिन लोगों की जॉब छूट गई, कम से कम एटलीस्ट उनका अगर रेंट पे मकान है तो रेंटल इनकम तो आ रही है उन्हें, कहीं एफडी बना रखी है उससे इंटरेस्ट इनकम तो आ रही है। दिस इज कॉल्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो किसानों ने भी सोचा भैया हमारे लिए भी जरूरत है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की। तब मार्केट में कॉन्सेप्ट आया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के एक रास्ते को टुकड़ों में बांट दो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप 10th क्लास के बाद निकलते हो और आपके पास 3 स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, जिसमें आपका मन करे आप उसमें जाओ। बट किसान भाई के पास कोई ऐसा नहीं होता। बट बाद में ये कॉन्सेप्ट चला कि किसान का सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी कई ऑप्शंस होने चाहिए, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बार बार रिपीट करो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि फार्मिंग के अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं फार्मर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, बोलो, एग्रीकल्चर। देखो
अब इसका बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। कल को अगर फार्मिंग में कोई दिक्कत होगी तो दूसरी एम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी हमारी। दूसरी, इनेबल टू अर्न हाई लेवल ऑफ इनकम। सिर्फ एक ही पर डिपेंड रहोगे तो जितना कमाते हो उतना ही मिलेगा। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी कर लोगे तो आपकी लेवल ऑफ इनकम भी क्या हो जाएगी? ग्रो अप हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है जरूरी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से किसान भाइयों ने एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन को किया। तो देखो, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मैं रिपीट कर दूं, डाइवर्सिफिकेशन इज कॉल्ड बी पैसिव इनकम। एक्टिव फार्मिंग के अलावा जो आप इनकम कमाओगे वो पैसिव इनकम है, ठीक है। अच्छा, ये पैसिव इनकम ना इकोनॉमिक्स में नहीं बोली जाती है, ये तो मैं अकाउंटिंग टर्म्स आपको समझा रहा हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है उनमें ही वर्ड यूज की जाती है। इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन, बट मैं आपको दूसरी भी लैंग्वेज बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है जो एग्रीकल्चर के अलावा आप कमा सकते हो? दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दो सोर्स है, प्रोडक्टिव सोर्स और क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन तो सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो मेरी यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई जाती है तो कुछ टाइम के लिए गेहूं की फसल नहीं उगाई जाती है, तो उस टाइम पर खेत को खाली मत रखो, कुछ और ऐसा उगाओ कि आपको उसका कुछ बेनिफिट मिले और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो गेहूं है, उस पर आप कुछ टाइम में पपीता उगाना चाहो तो पहले तो पपीता उगेगा नहीं, और अगर उग भी जाएगा तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी वो डाउन हो जाएगी, कल को गेहूं भी ढंग से नहीं उगा पाओगे। तो आपको साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का आना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लैंड है उस पर कौन सी साइंटिफिकली रोटेट होकर क्रॉप उगाई जा सकती है। इसके लिए आप क्या करो, जो आपके रिसर्च सेंटर है वहां पर जाओ और उनसे पूछो कि खाली टाइम में हम इस पर क्या उगा सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल में मूंगफली उगाई जाती है खाली टाइम में, ताकि खेत खाली ना बने रहे और कम से कम कुछ तो उससे आउटपुट हमें मिलता रहे, तो इसलिए मूंगफली उगाई जाती है। अब ये क्या साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन है, तो ये हमारी कौन सी है? क्रॉप प्रोडक्शन में आ जाती है। तो देखो, हम चाहें तो अपनी एग्रीकल्चर के अलावा भी और फार्मिंग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉप सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉप सिस्टम। आप एक ही मत उगाओ, आप मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ, एक 6 महीने ये, दूसरे 6 महीने कोई और, ठीक है। इसके बाद है फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पर आओ। सिर्फ उतनी खेती मत करो कि आपका घर परिवार चल जाए, उतनी सरप्लस उगाओ कि घर परिवार भी चल जाए और सरप्लस मार्केट में बेच भी सको। नंबर 3, इंगेजिंग इन 2 और मोर क्रॉप्स इन ग्रोइंग वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। आप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या 3 वैरायटी उगाओ क्रॉप की, जिससे कि अगर एक में नुकसान हो तो दूसरे किसी से उसे फायदा मिल जाए। जैसे आपने गेहूं चावल की उगाई खेती, तो कल को अगर गेहूं में कीड़े लगे कुछ हो, या एटलीस्ट चावल से तो आपका काम चलता रहेगा ना। तो 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप उगाओ अगर आपके अच्छी खासी लैंड है तो। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। अब डाइवर्सिफिकेशन में एक पार्ट आता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है? जैसे सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल को हस्बैंड बना दो, नहीं, या हस्बैंड को एनिमल बना दो, अरे नहीं, ये भी नहीं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि पशु पालन करना। आप जानते हैं कि गांवों के अंदर, मैंने आपको याद है, आप में से कौन बताया किस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में दहेज में ना लाइव स्टॉक दी जाते हैं। लाइव स्टॉक मतलब गधे घोड़े नहीं, बकरी वगैरह दी जाती थी और भैंसे वगैरह दी जाती थी। तो एक बात बताओ, अगर एक फार्मर है, अपनी फार्मिंग कर रहा है और घर में उसने 2-3 भैंसे पाल ली है, तो उससे दूध निकाल के दूध बेच सकता है, उसके दही बना के बेच सकता है, उसके कर्ड बना के, दही हो गया और आपका मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये बना के वो बेच सकता है। और उससे बड़ी बात कि उससे निकलने वाला जो काऊ डंग होता है या जो बुफेलो का डंग होता है, उससे वो उपले बना के भी बेच सकता है और गोबर गैस में यूज किया जा सकता है। तो मतलब जो एनिमल या जिसे हम लाइव स्टॉक बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज है। उससे आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। कल को फार्मिंग से कुछ नहीं हो पाए तो कम से कम आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो है जहां से आप कुछ काम धंधा कर सकते हो। इवन कई सारे तो ऐसे सेंटर्स है जहां पर ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस करके बच्चे पैदा करके उनको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अगर आप करना चाहो, बट गांव के अंदर ये थोड़ा कम पाया जाता है। गांव के अंदर दूध दही वगैरह ज्यादा बेचा जाता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसका फायदा ये है कि आप पहले दिन भर किसानी करो, रात में आके सो जाओ, घर में आपकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वाइफ है, वो उस काम में एंगेज रहेंगी एनिमल हस्बेंड्री में, तो दोनों तरफ से हमें इनकम होती रहेगी। तो एनिमल हस्बेंड्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो जीव जंतु है उनको बोलते हैं, जिसमें फार्मिंग, पोल्ट्री, कैटल, गॉट, शीप आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइव स्टॉक। और आप जानते हो हमारी इंडिया के अंदर जो लाइव स्टॉक है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। हमारे पास इतने टाइप की वैरायटी ऑफ एनिमल पाए जाते हैं। सर वो तो हम जानते हैं, हमारे इंसानों के अंदर भी एक शैतान और जानवर छिपा हुआ है। दोस्तों मैं उस जानवर की बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी वाले जानवर की बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक जो है ना बहुत पाई जाती है। गाय हमारी माता है, जैसे हम लोग गाय को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि गाय को के साथ कोई भी कुछ ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है? ये बताते हैं कि हम एनिमल्स को लेकर कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, कितने हमारे लिए एनिमल्स जो है वो ज़रूरी है। तो इसीलिए कहता है इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री पर खासतौर पर ध्यान दो, तो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वो बना रहेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इंडिया इज द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। इंडिया में जो लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, डेयरिंग। अब वही बात है ना, एनिमल को पालना ही थोड़ी होता, उससे
प्रोडक्टिव इनकम कमाना, डेयरी इनकम, दूध निकालना, दूध बना के। और आप जानते हो, मैं आपको बात बताता हूँ, जो मेरा गांव है ना, मेरा गांव मतलब जहाँ पे मतलब हमारे दादाजी वगैरह पहले कभी रहते थे, तो वहाँ पे क्या है कि वो पड़ता है यूपी में। यूपी में आपने कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के पास लगा हुआ कुछ दूरी पर अगौस नाम से एक गांव है हमारा, ठीक है। तो मैं जाता रहता हूँ हर 2-3 साल पे। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, पूरे गाँव के अंदर सबको बोल रखा है कि आप अपने गधे घोड़े बकरी जितने भी आपके पास एनिमल है, उन सब का अगर दूध निकलता है तो निकाल के लाओ और हमें दो आके। उनके पास बाकायदा एक मशीन है जिसके अंदर वो दूध का एक सैंपल, छोटे से ऐसे कप होता है ना, कप भी नहीं बल्कि बोतल की जो कैप होती है, उतना दूध निकाल लेते हैं जो भी वो बाल्टी में लेकर आते हैं और उसको मशीन के अंदर रखते हैं। वो मशीन घूमती रहती है और उस दूध में से ही बता देती है इसमें कितना पानी डाल रखा है, और अगर पानी नहीं डाला है तो फिर इसमें क्या क्या फैट वगैरह, उस हिसाब से रेट डिसाइड हो जाते हैं कि 10 रुपए है 20 रुपए। मशीन ऑटोमेटिकली बता देती है। आपके मन में आ रहा होगा, मान लो दूर दूर से लोग अपने बाल्टी भर भर के बड़े बड़े कंटेनर लेकर आते हैं दूध के, उसमें पानी मिला दे, कोई दिक्कत नहीं, आप पानी मिला लो, वैसा आपको रेट मिलेगा। मशीन रेट बता देती है तुरंत। फिर क्या होता है, वो पूरे दिन में, ये मैं अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ, हमारी फैमिली में ऐसा किया जाता है। उन्होंने क्या किया, दूध को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके 2 घंटे बाद अमूल की एक वैन आती है, ठीक है, बड़ा सा आपने देखा ना ट्रक होता है जैसे कंटेनर पीछे होता है ट्रक में, उस वैन में वो दूध डाल दिया जाता है और ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल जाती है। आप मेरी बात समझना, दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। उन्होंने डेयरी किया। क्या उनके पास लाइव स्टॉक है? नहीं है, बट बाकी गांव के पास है, सबको बोल दिया अपना दूध लेकर आओ, हम तुम्हें अच्छा रेट देंगे, बस बिक गया माल, डेयरी फार्मिंग हो गई। तो ये क्या है, ब्रीडिंग हो गया, रियरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑपरेशन, ये सारी चीजें। और आप जानते हो हमारे इंडिया में एक बाढ़ आई थी जिसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। सर कब आई थी? ये तो आती रहती है। अरे मैं उस बाढ़ की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाढ़ की बात कर रहा हूँ कि हमारे लाइव स्टॉक इतने ज़्यादा है कि हमारे दूध की बाढ़ आती है, ऑपरेशन फ्लड, और इंडिया गॉट फर्स्ट रैंक। ऑपरेशनल फ्लड का मतलब वो फ्लड नहीं जो आप सोचे हो, मैं दूध वाले फ्लड की बात कर रहा हूँ। हमारा दूध इतना पाया जाता है कि हम दूध का एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये हमारे दूध पे पले हुए हैं ऐसे आप बोल सकते हो, मतलब मजाक है, मतलब रियलिटी है कि हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिशर्स। फिशर्स क्या होते हैं? फिशर्स मतलब आप जानते हो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितने भी समुद्री इलाके हैं, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा की जाती है और फिशों को बेचा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी का एग्जाम्पल। मेरे घर के ही बगल में एक पर्सन है, मतलब मेरे फ्रेंड ही है, बट मुझसे थोड़े से बड़े हैं। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तमिलनाडु में। तो किस चीज़ का क्या है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर उन्होंने बोट खरीद ली, ठीक है, और बकायदा 2.5 लाख रुपए दिए समुद्र वालों को, और वो बोट जाती है समुद्र में, वहाँ से फिश को कलेक्ट करती है और बड़े बड़े होटल्स जो वहाँ पर हैं और छोटे मोटे ढाबे हैं उनको वो फिश वहाँ पर बेच दी जाती है और खूब दबा के कमाई होती है। क्या ये फार्मिंग है? नहीं, ये नॉन फार्मिंग है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। लोग अपनी झील, ये जरूरी नहीं कि समुद्री इलाका हो, लोग गाँव के किनारे झील वगैरह बनाते हैं, उसमें बाकायदा मछलियाँ होती है, फिर उन मछलियों को पकड़ा जाता है, फिर कुछ मछली छोड़ दी जाती है, जैसे वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर करके और मछलियाँ पैदा कर दें, फिर हम उनको दोबारा मार्केट में बेचें। ये प्रोसेस होती है, समझो, तालाब होते हैं, झील होते हैं, इनमें ये चीज़ें की जाती हैं। दिस इज कॉल्ड फिशर। तो लिखा है कैचिंग प्रोसेस और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एडिक्वेट एनिमल, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इनमें ये चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ओके, फिर है हॉर्टिकल्चर। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि आप किसानी लौकी की करो, गेहूँ की करो, अनाज की करो, नहीं, आप इसके अलावा भी कर सकते हो, जैसे आम, ठीक है, अनार, संतरा, मौसमी, मतलब फ्रूट्स का प्रोडक्शन आप करो, ठीक है। या फिर आप ग्राउंड नट हो गया, आपका पीनट हो गया, और आपके आलमंड्स हो गए, अखरोट हो गए, इनका प्रोडक्शन करो। इनसे तो दबा के इनकम होती है। किशमिश जानते हो ना, इन फ्रूट्स का प्रोडक्शन करो या फ्लावर्स का करो। और भाई साहब, हमारे यहाँ के फ्लावर्स है ना, वो वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं कि जो रोज़ आप किसी को देते हो वो वाले रोज़ तो आउटडेटेड होते हैं सर, मतलब कि उनमें ज़्यादा खुशबू नहीं होती। असली जो खुशबूदार फूल होते हैं वो तुरंत रात को एरोप्लेन में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, अगले दिन वो वहाँ फॉरेन में बिकता है जाके। तो सर, जो हमारे जो फूल, हम गुलाब का फूल लेते हैं, वो तो महकदार नहीं होता है, बट उससे समझ लो 5 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा जो फूल होते हैं ना, वो सब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं।
वो लोग महकते और हम चहकते हैं समझो। तो कहने का मतलब ये कि हॉर्टिकल्चर जैसे काम करो, जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर करो, साइड बाय साइड हॉर्टिकल्चर जैसे काम करो। तो वही लिखा हुआ है साइंस ऑफ आर्ट, ये ना एक साइंस या कह लो एक आर्ट भी है। साइंस और आर्ट से एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है, कभी आप जरूर आना उधर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना कि फार्मिंग इतनी अच्छी की जाती है। सर फार्मिंग राष्ट्रपति भवन के अंदर? हाँ दोस्तों, वहां पर बकायदा गुलाब के फूल में एक ही टहनी पर एक सफेद फूल होगा, एक रेड फूल होगा, एक पिंक फूल होगा, एक ही टहनी पर। ये एक आर्ट है, एक कला है जो हमारे यहाँ के उसमें पाई जाती है, राष्ट्रपति भवन में पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, ठीक है। मैं तो भाई हर साल जाता हूँ, कभी आप लोग भी आना तो जरूर बताना, हम सब साथ में ही चलेंगे, ठीक है। आओ, हॉर्टिकल्चर, साइंस और आर्ट, कल्टीवेशन, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेडिसिन, मेडिसिन का भी जैसे जड़ी बूटियाँ होती है, स्पाइसेस, एमडीएच, अब तो वो उनकी डेथ हो गई, वरना उन्होंने स्पाइसेस की खोज देखो इंडिया में रहकर की। क्योंकि इंडिया के अंदर का जो क्लाइमेट है ना, समर विंटर सीजन पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा तेज है। इस वजह से हमारे यहाँ पर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, मसाले जिसे बोलते हैं, और अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ फ्रूट्स पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जड़ी बूटियां पाई जाती है। हरिद्वार में जाओ तो वैसे इतनी जड़ी बूटियां कि पूछो मत। और आप जानते हो हनुमान जी ने जो जड़ी बूटी उठाई थी वो पूरा पहाड़ उठा लिया, तो कहाँ था वो? इंडिया में ही तो था, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि फार्मर्स को ये पता हो कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बात बताओ, अभी 12th के बाद आप कुछ भी करने जाओगे तो ऐसे ही चलोगे मुंह उठा के? नहीं भैया, पहले गूगल सर्च करोगे ना, इन्फॉर्मेशन लोगे उस चीज़ की, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा, तब आप मार्केट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेट करने आओगे। सोचो फार्मर्स के साथ क्या, फार्मर्स के लिए भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और टेलीकॉम की सहायता से हर गाँव में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो ये उनको इन्फॉर्मेशन दे कि मार्केट में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से वो उस चीज को उगाना शुरू करे। जैसे मार्केट में आप देखो आज के में हल्दीराम क्या करता है, मार्केट से दूध खरीदता है और उसका खोया बना के, पनीर बना के, कुछ स्पेशल डिश बना के मार्केट में महंगे रेट पर बेचता है। यही कॉन्सेप्ट फार्मर को क्यों नहीं बताते? तो ऐसे रिसर्च सेंटर फार्मर्स के लिए खोले जाने चाहिए जो बताएं कि भाई तुम पनीर उगाते हो, पनीर को थोड़ा सा रोस्ट करो, उसमें प्याज, नमक, मिर्च और थोड़ी चटनी डालो और पनीर टिक्का बना के बेचो। भाई बहुत बिकता है पनीर। आप खरीदो 70 रुपए पाव, और पनीर टिक्का अगर उतना ही पाव भर लोगे तो कम से कम आपको 500 रुपए का पड़ेगा। तो ऐसा काम फार्मर्स को बताया जाना चाहिए ताकि उनकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सके। सो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फार्मर्स को हम ये पुश कर सकते हैं कि वो अपनी एक्टिव सोर्स के साथ साथ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। बोलो क्लियर है? साइड और जल्दी से नोट करो दोस्तों। तब क्या होगा जब मैं आपको कहूंगा कि जो फार्मिंग करने के तौर तरीके हैं उनसे आपको नुकसान होना शुरू हो जाए। क्या आप ऐसी फार्मिंग करना चाहोगे? द आंसर इज नो। आप भी ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि कोई फार्मिंग करने से आपको ही उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। दोस्तों तब क्या होगा जब मैं कहूंगा कि मार्केट में आप HYV सीड्स का यूज करो, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी का सूट्स करके सीड्स का यूज करके प्रोडक्शन तो आप बढ़ा लोगे, लेकिन उसके बाद वही चीज जैसे घास फूस होगी, उससे जो घास वगैरह बनी, ठीक है, उस HYV सीड्स की वजह से जब वो एनिमल खाएगा तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा तो आप सोचो, वो पड़ेगा नेगेटिव इंपैक्ट। उससे एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट। हर वो चीज जो कम समय में जल्दी से रिजल्ट दे वो कभी भी सही नहीं होती है। एक लेवल पर सही होती है लेकिन उसके बाद वो चीज़ें खराब होने लगती है। अभी मैं आपको बोलूं कि आजकल जैसे बॉडी बिल्डर लोग क्या करते हैं, भाई यहाँ एक इंजेक्शन लगाया, एक यहाँ इंजेक्शन लगाया, डोले फूल गया और उन्होंने कहा देखो हमारी बॉडी कितनी अच्छी है। चेस्ट पे लगाए, चेस्ट फूल गई एकदम से बढ़िया से, बॉडी बिल्डर लगे, 6 पैक एग बन गए। ये सब क्या है? टेम्परेरी सोल्यूशन। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, बहुत बढ़िया, आप कंपटीशन वगैरह भी कर सकते हो, बट इंटरनली आपकी बॉडी को आने वाले टाइम के अंदर हार्म करेगा। कुछ ऐसे ही करती है हमारे पास अगर हम फार्मिंग करते हैं कन्वेंशनल तरीके से। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने तौर तरीके अगर हम उनसे फार्मिंग करते हैं या फिर उनके अंदर कुछ मॉडर्नाइजेशन टूल्स अपनाते हैं, जैसे HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, तो उनसे हमारी फार्मिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू होती है। पहले आउटपुट तो ज़्यादा देगा बट उसके बाद बाकी जो चीज़ें वो नेगेटिव इंपैक्ट ही देगा। जैसे हमारे लाइवली स्टॉक खराब हो जाएंगे, हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तब हमें मार्केट में ऐसा रियलाइज हुआ कि भैया इस कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करना चाहिए। मैं रिपीट करूँ, कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट होना चाहिए, जिससे हमारी फार्मिंग में लग जाए चार चांद और तरीके से काम हो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना फीवर रोकना है तो आप पैरासीटामोल खाओ और बात खत्म करो। दोस्तों, पैरासीटामोल आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक कर देगा, लेकिन क्या वो जड़ से इलाज करेगा? द आंसर इज नो। तो दोस्तों, अब हम फार्मिंग में वही काम कर रहे थे कि हम पैरासीटामोल खा रहे थे, मतलब कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे थे। तो अब हमें जरूरत है ऑर्गेनिक, जड़ से काम करने की। तो पढ़ते हैं क्या है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो काम इस तरीके से करो कि सोसाइटी एनवायरनमेंट इन पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले बल्कि डेवलपमेंट होती रहे। तो वही लिखा हुआ है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलीज हैवली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है वो केमिकल्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, इंसेक्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स पर बेस्ड थी, विच एंटर द फूड सप्लाई, हार्म्स टू लाइव स्टॉक, डिप्लीट द सॉइल एक्सेट्रा। जिसकी वजह से हमारा जो फूड सप्लाई है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट गया, हमारे जो लाइव स्टॉक है जब उनको खाते हैं तो उनके बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट गया। सबसे बड़ी चीज हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ही रिड्यूस कर दी। तो ऐसी फार्मिंग का क्या फायदा? तो कहा गया कि भैया आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को खत्म करो। तो फिर हम क्या करें? तो उस केस में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक मतलब चीज़ों को ना नेचुरल प्रोसेस से करो। जैसे अगर आपको खाद बनानी है तो जो काऊ डंग होती है उसमें मिट्टी मिला दो, वो सब करो। और आप जानते हो एक बात थोड़ी सी वल्गर होगी बोलने में, बट देखो पढ़ा रहे हो तो ज़रूरत है आप लोगों को वो चीज़ें जानना, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़ वल्गर नहीं होती बल्कि वो चीज़ें नॉलेज के लिए अच्छी होती हैं। सुनो, आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर अब तो जैसे शौचालय हो गए, पहले नहीं होते थे। तो जिस जगह लोग किया करते थे अपना वेस्ट, उस जगह पर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और खेतों में जाते थे, ठीक है। प्लीज़ हंसना नहीं, ठीक है, थोड़ा समझो मैं बताने क्या चाह रहा हूँ। तो जब वो सुबह जाते थे फ्रेश होने के लिए तो वो खेतों में जाते थे। खेतों में क्यों जाते थे कभी सोचे? वो इसलिए जाते थे ताकि खेत में बाद में उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो कुछ टाइम बाद वो खाद बन जाएगी। ठीक इसी तरह हर बंदा हर दिन जाता था, घर में इतने सारे मेंबर सब जाएंगे तो खाद बनने की जो प्रोसेस है ना वो अच्छी हो जाती थी। तो ये जो प्रोसेस है ना ये नेचुरल प्रोसेस है, बात समझ रहे हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस से जो फार्मिंग होती है ना वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की होती है, जिसको बोलते हैं क्या अपने पास ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। कहते हैं ना ये ऑर्गेनिक फूड है, मतलब ये नेचुरल फूड है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से नहीं बनाया गया है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक फूड खाओ और आप फर्टिलाइजर फूड खाओ, ये वाले कन्वेंशनल वाले, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। वही लिखा है इट इज अ फार्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलीज ऑन टेक्निकल सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोजिट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये वो फार्मिंग है जो कि हम क्रॉप रोटेशनल के थ्रू करते हैं, मतलब एक क्रॉप उगाई, जब खाली टाइम हुआ तो दूसरी क्रॉप उगा ली, क्रॉप रोटेशन लगा रहा। इसके बाद है ग्रीन मैन्योर के थ्रू किया, मतलब जो मैन्योर बनाने का जो खाद बनाने का प्रोसेस है वो नेचुरल है, काऊ डंग हो गया या ह्यूमन वेस्ट हो गया। कंपोजिट क्या आता है? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकली सारे काम किए जाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं किए जाते इनमें। और ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे जड़ी बूटियों का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होता है, वो कन्वेंशनल फार्मिंग में नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस जो कि सेफ है हेल्थ के लिए, फूड के लिए, विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और इससे एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक फार्मिंग रेस्टोर मेंटेन एंड इनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एनवायरनमेंट में जो इकोलॉजिकल बैलेंस चलता है उसको अच्छे से मेंटेन करके चलता है, हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती है। इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू इनहांस सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि वर्ल्ड में हर बंदा या हर रेस्टोरेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट ही डिमांड करता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे भी बिकते हैं, बिकॉज वो नेचुरल प्रोसेस से बने हुए, इस वजह से वो महंगे भी होते हैं नॉर्मल फूड प्रोडक्ट से। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे लिए फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अब हमारा अगले पॉइंट आता है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सबसे पहला ये इकोलॉजिकल फार्मिंग है, यानी पूरा इकोसिस्टम से होता है, इसमें कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं बल्कि एनवायरमेंटल प्रोसेस होती हैं सारी की सारी। नंबर 2 ग्रेटर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, और जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसकी डिमांड अभी पड़ा वर्ल्ड वाइड होती है, तो ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट हमारे लिए बढ़ जाता है और हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, वो और भी ज़्यादा इनहांस हो जाता है। नंबर 3 प्रोवाइड हेल्दी फूड, हाँ ये बात सच है कि हमें हेल्दी फूड प्रोवाइड कराता है विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। नंबर 4 सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आज के डेट में इन चीज़ों का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ गया क्योंकि इस टाइप की फार्मिंग की डिमांड अब पब्लिक में की जाने लगी है। इसके बाद है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात कि इससे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहता है। तो ये सारे इसके क्या थे फायदे थे, किसके? ऑर्गेनिक फार्मिंग के। याद कर लेना है 5 के 5। मैं रिपीट करता हूँ, इकोलॉजिकल फार्मिंग, जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, प्रोवाइड हेल्दी फूड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे फायदे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। बात करते हैं जब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था उससे पहले हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले। तो हेडिंग हमारी चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 1 लेस पॉपुलर। पहली बात तो ये था कि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया तो किसान भाई थोड़े से डरते थे चीज़ों को अपनाने में, नई नई कॉन्सेप्ट्स को अपनाने में, तो थोड़ा सा कम पॉपुलर था। नंबर 2 लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ठीक है अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन उस लाइक हमारे पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए।
हमारे पास टूल्स या जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी हमारे पास। नंबर 3 लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, ये तो अभी हमने पढ़ा कि अब जाके हमने मार्केटिंग फैसिलिटी एमएसपी पॉलिसी अपनाई, हमने वेयर हाउस पॉलिसी अपनाई, हमने प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी दी फार्मर को। लेकिन उससे पहले क्या ऐसा कुछ था? द आंसर इज नो। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। नंबर 4 लो यील्ड मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम था। शॉर्टर फूड लाइफ बहुत शॉर्टर होती थी और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप होती थी कि हम जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, धान जिसे बोलते हैं, इन्हीं की खेती करते थे। बाकी सारी जो क्रॉप्स हैं उन पर फोकस नहीं था हमारा। लेकिन आज के में ऑर्गेनिक फार्मिंग जब से तब से मल्टीपल क्रॉप्स रोटेशन स्टार्ट हो गई। मल्टीपल क्रॉप्स आप उगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अब क्या हो गई, आसान हो गई। तो दोस्तों आपने अब मेरी बात को ध्यान से सुना, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझने वाली भी ये है कि आखिर रूरल डेवलपमेंट कैसे हुआ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, हमने वहां के लोगों को समझा, लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ाया। दूसरा, हमने लोगों को कहा कि भैया तुम्हारा लैंड सेटलमेंट करेंगे, तुम्हारी लैंड को अच्छा बनाएंगे। नंबर 3, हमने उनके एग्रीकल्चर के पैटर्न को चेंज किया, है ना, एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज किया। चौथा, हमने उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट कराया। पांचवा, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। इन सब चीज़ों से जब हमने किसान को पुशअप दिया, पुशअप मतलब एक धक्का दिया, तो जो हमारे किसान भाई लोग थे वो और आगे एक स्टेप बढ़ गए। और इसका जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो रूरल एरिया है वो कहीं ना कहीं पहले के कंपेरिजन डेवलप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा आज डेवलप पूरा खड़ा है, नहीं, आज भी हमारा रूरल एरिया डेवलपिंग स्टेज पर है, डेवलप्ड नहीं हुआ, डेवलपिंग है, हो रहा है, हुआ नहीं है। बट हाँ, पहले के कंपेरिजन और आज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। क्लियर है? बोलो क्लियर। यहां पर आपको क्लास पसंद आई नहीं आई? सारी की सारी क्लासेस हमने कर दी हैं। यहां पर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया दोस्तों। ठीक इसी तरह हम अकाउंट्स की भी क्लासेस लेते हैं जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे इकोनॉमिक्स इजी नाम टाइप करेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस पर आपको क्लास 11 क्लास 12 की पूरी कंप्लीट अकाउंटेंसी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर हमारा होगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप वहां पर डाउनलोड करके वो सारी की सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।